हाय। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th एनसीईआरटी। प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस, नॉमिनल और रियल जीडीपी, जीडीपी एंड वेलफेयर, सम मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग, पैसा और बैंकिंग सिस्टम जो इस पैसे को कंट्रोल करता है, सर्कुलेट करता है। फंक्शंस ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम था, मनी सिस्टम लाने की जरूरत क्यों पड़ी, डिमांड और सप्लाई कैसे चलता है मनी का, डिमांड एंड सप्लाई। और ये जो मनी होता है इसको यूजुअली कंट्री का सेंट्रल बैंक डिक्टेट करता है, गवर्न करता है। इंडिया के केस में ये है आरबीआई। मनी क्रिएशन बाय बैंकिंग सिस्टम, बैलेंस शीट, लिमिट्स टू क्रेडिट क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर, और क्या टूल्स होते हैं टू कंट्रोल मनी सप्लाई। जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है, बजट डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं। ये सब क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना है या लिक्विडिटी कम करना है। सर्कुलेशन ऑफ मनी, एट द सेम टाइम जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको हम कैसे गवर्न करेंगे, कितना मनी होना चाहिए। ये सब जो टॉपिक्स हैं वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। मनी एंड बैंकिंग, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हमारा अप्रोच सिंपल रहेगा। एनसीईआरटी ऑलरेडी बहुत ल्यूसिड और सिंपल राइटिंग है। विल गो थ्रू एंटायर दिस वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन सारी बुक पढ़ेंगे हम। मनी एंड बैंकिंग, सी, मनी इज द कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक सामान ए है, दूसरा सामान बी है, इसको अगर एक्सचेंज करना है तो एक फैसिलिटेटर होना चाहिए। वो फैसिलिटेटर है ये मनी। इन एन इकोनॉमी विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इंडिविजुअल देयर कैन नॉट बी एनी एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी एंड हेंस देयर इज नो रोल ऑफ मनी। एक ही अगर पर्सन है इकोनॉमी में तो एक्सचेंज का तो सवाल ही नहीं उठता है। सारी जो सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, वो इस पर्सन के द्वारा ओन है, एक्सचेंज होगा नहीं। बट ए के जैसे 1.3 बिलियन पीपल हैं जैसे हमारे कंट्री में, या फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन है, कंट्रीज है, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जरूरी होगा और उसके लिए फिर यूटिलिटी आएगी, रोल आएगा मनी का। इवन इफ देयर आर मोर देन वन इंडिविजुअल बट दे डू नॉट टेक पार्ट इन मार्केट ट्रांजेक्शंस, जैसे कि फैमिली लिविंग है या फिर कोई आइसोलेटेड आइलैंड है से अंडमान निकोबार में, मनी हैज नो फंक्शन फॉर देम बिकॉज वो मार्केट में नहीं है। तो वहाँ एक्चुअल में जैसे परिवार में ही कुछ एक्सचेंज हमें करना है तो हो सकता है वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आपको मनी जरूरत नहीं पड़ रही है। However, as soon as there are more than one economic agent who engage themselves in transactions through the market के through, money becomes an important instrument for facilitating these exchanges. तो सर्विसेज जब हमको लेनी पड़ेगी मार्केट के थ्रू तो फिर आपको उसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे और फिर वहां पे मनी का रोल हो जाएगा। फैमिली में कई बार आप फेवर ले लेते हो अपने ब्रदर सिस्टर से, दे डू नॉट चार्ज यू, दे डू नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम यू, तो वो क्या हुआ, नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स हुए। वहाँ मार्केट नहीं है, वहाँ बिजनेस नहीं है। बट जहाँ मार्केट होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको कारपेंटर की सर्विस लेनी है, ड्राइवर की सर्विस लेनी है, या फिर इवन एजुकेशन सर्विसेज लेनी है, तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे बिकॉज वो आप ले रहे हो ट्रांजेक्शन थ्रू द मार्केट, और उस ट्रांजेक्शन को इनेबल करने के लिए चाहिए होगा दिस मनी। इकोनॉमिक एक्सचेंज विदाउट द मीडिएशन ऑफ मनी आर रेफर टू एज बार्टर एक्सचेंज। तो पहले के टाइम पे जब मनी नहीं था तो बार्टर एक्सचेंज होता था। जैसे एक फार्मर है, इसने राइस प्रोड्यूस किया, दूसरा एक कोई पर्सन है, इसने सपोज एक व्हील बनाया, तो ये इसको राइस दे देगा, ये इसको व्हील दे देगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो गया। दिस इज बार्टर सिस्टम। यहां मनी नहीं आया। दे प्रिज्यूम द रादर इम्प्रोबेबल डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है कि जैसे ये राइस प्रोड्यूसर है, इसको व्हील की जरूरत होनी चाहिए, जिसने व्हील बनाया है उसको राइस की जरूरत होनी चाहिए। तो कोइंसिडेंस है वांट्स का, ए का भी जरूरत होना चाहिए, बी का भी जरूरत होना चाहिए, तभी ये दोनों ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे बार्टर, अदरवाइज नहीं करेंगे। कंसिडर फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल हु हैज अ सरप्लस ऑफ राइस विच शी विशेज टू एक्सचेंज फॉर क्लोथिंग। इसके पास राइस ज्यादा है और उसको चाहिए क्लोथिंग।
If she is not lucky enough, she may not be able to find another person who has the diametrically opposite demand for rice and surplus of clothing to offer in exchange. अब पर्सन ए को क्लोथिंग चाहिए, सरप्लस राइस है, तो उसको एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास पहले तो सरप्लस ऑफ क्लोथ हो और उसको जरूरत हो राइस की. कोइंसिडेंस, इधर भी जरूरत होनी चाहिए, यहां भी. देन ओनली फिर ये दोनों एक्सचेंज करेंगे और ये होगा बार्टर सिस्टम. तो बार्टर सिस्टम में क्या जरूरत होता है? दिस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिए होता है. तो अब इसमें क्या होगा? सर्च करना पड़ेगा. इसमें सर्च कॉस्ट में बिकम प्रोहिबिटिव एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेस. अगर 2, 5, 10, 100 लोग हैं तो फिर भी समझ में आता है. अगर हम बिलियंस में देख रहे हैं तो ये तो पूरा सिस्टम ही, अल्गोरिदम इज नॉट गुड. सो हमें कुछ एक बेटर मीडियम ढूंढना पड़ेगा. Thus, to smoothen the transaction, an intermediate good is necessary, facilitator, which is acceptable to both party, A को भी और B को भी. तो ये जो facilitator है वो है money. The individual can then sell their produces for money and use this money to purchase the commodity they need. तो इसने अपने राइस को कन्वर्ट कर लिया मनी में और इस मनी को इसने जो क्लोथिंग थी वो उसकी भी एक मनी वैल्यू हो गई और फिर मनी के थ्रू इन दोनों ने एक्सचेंज कर लिया. अब मनी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है क्लोथिंग में, मनी से और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है. तो इससे क्या हुआ? ओपन अप हो गई चीजें, फ्रीडम आ गया. आप बंधे हुए नहीं हो कि आपको एक ही चीज खरीदनी है. हाथ में पैसे हैं तो यू कैन बाय एन नंबर ऑफ थिंग, एनीथिंग व्हाट यू वांट. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे मनी टू परचेज द कमोडिटी दे नीड. फैसिलिटेशन ऑफ एक्सचेंज इज कंसिडर्ड टू बी प्रिंसिपल रोल ऑफ मनी. तो रोल ऑफ मनी क्या होता है? फैसिलिटेट करना एक्सचेंज को. दैट इज कॉल्ड रोल ऑफ मनी. इट सर्व्स अदर पर्पज एज वेल. जैसे कि मेन फंक्शन ऑफ मनी इन अ मॉडर्न इकोनॉमी क्या और हो सकते हैं. तो ये तो बहुत बेसिक हमने समझा कि हमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए बार्टर सिस्टम इज नॉट गुड. तो हमने एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज ढूंढा और उस मीडियम ऑफ एक्सचेंज का नाम रखा हमने मनी. ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ मनी क्या है? As explained above, the first and foremost role of money is that it acts as a medium है. ये facilitate कर रहा है exchange को. Barter exchange becomes extremely difficult in a large economy because of the high cost people would have to incur looking for suitable person to exchange their surpluses. वही बात है, बहुत सारे लोग हैं तो barter system work नहीं करेगा, कॉस्ट हो जाएगा उसमें एक्सचेंज करने का. डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी. मनी ऑल्सो एक्ट्स एज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट. अब मनी है तो इसका अकाउंटिंग भी कर सकते हैं. वैल्यू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट. जैसे इसका राइस है, इसका मॉनेटरी यूनिट क्या है? अगर क्लोथ है, इसका मॉनेटरी यूनिट क्या है? तो सबको हमने एक मीडियम पे कर लिया. अब हम राइस और क्लोथ को कंपेयर भी कर सकते हैं. कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट. व्हेन वी से दैट द वैल्यू ऑफ सर्टेन रिस्ट वॉच, एक घड़ी है, रिस्ट वॉच है जिसकी कीमत 500 रुपये है. We mean that the wristwatch can be exchanged for 500 unit of money. एक यूनिट ऑफ मनी इज रूपी इन दिस केस. अब एक पेंसिल है, पेंसिल की कॉस्ट है 2 रुपये, पेन की कॉस्ट है 10 रुपये. तो रिलेटिव भी हम देख सकते हैं, 10 रुपये में 5 पेंसिल आ सकती है या फिर एक पेन आएगा. तो सी कंपैरिजन हो पाता है बिकॉज हमने सबको मनी में कन्वर्ट कर लिया है. रिलेटिव प्राइस ऑफ अ मनी विद रिस्पेक्ट टू अ पेंसिल या फिर पेन. अब 10 मतलब 10 रुपये में 5 पेंसिल आ सकती है. The same notion can be used to calculate the value of money itself with respect to other commodity. इस एग्जाम्पल में एक रुपी है, 1 रुपी वर्थ ऑफ 0.5 पेंसिल हुआ बिकॉज एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये थी. तो हम बेसिक अरिथमेटिक, एक पेंसिल की कीमत से 2 रुपये है तो 1 रुपये में कितनी पेंसिल आएगी? आधी पेंसिल आएगी, 0.5 पेंसिल. या फिर 0.1 पेन आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 10. Thus, if price of all commodity increases in terms of money, which in other word can be regarded as a general increase in the price level. कई बार क्या होता है कि इन्फ्लेशन आता है, कीमतों में बढ़ोतरी होती है. तो आज की डेट में 1 रुपये में आपको आधी पेंसिल मिल रही थी. अगर ये इसकी कीमत बढ़ेगी तो हो सकता है भविष्य में 1 रुपये में आपको 1/4 पेंसिल ही मिले, जब इसका और डबल हो जाएगी प्राइस. तो इससे क्या हो रहा है? मनी का जो परचेजिंग पावर है वो कम हो रहा है. सी, प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटी इंक्रीज हुआ इन टर्म्स ऑफ मनी कैन बी रिगार्डेड एज जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल. द वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ एनी कमोडिटी मस्ट हैव डिक्रीज्ड. वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी मस्ट हैव डिक्रीज्ड. पहले हाफ था,
अब ये 1/4 हो गया, डिक्रीज हो गया। इन द सेंस दैट अ यूनिट ऑफ मनी कैन नाउ परचेज लेस ऑफ एनी कमोडिटी। आप एक ही रुपए में अब कम सामान खरीद पाओगे। वी कॉल इट इन डिटीरियोरेशन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो डिटीरियोरेट हुआ है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। अक्सर हम अपने एल्डर्स को भी सुनते हैं कि हमारे ज़माने में 10 रुपए में इतनी सारी चीज़ें आ जाती थी, आज नहीं आती है। सो परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिटीरियोरेट हो गया है। बार्टर सिस्टम हैज़ अदर डेफिशिएंसीज। जो सिंपल एक्सचेंज ऑफ गुड्स है उसमें डेफिशिएंसीज भी है। इट इज़ डिफिकल्ट टू कैरी फॉरवर्ड वंस वेल्थ अंडर द बार्टर सिस्टम। आपने 10 किलो राइस बनाया, इसको आप कैरी कैसे करोगे? इतना बोरा उठा के आप कहाँ जाओगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो उसको मनी में कन्वर्ट करना जरूरी है। सपोज यू हैव एन एंडाउमेंट ऑफ राइस विच यू डू नॉट विश टू कंज्यूम टुडे। राइस ऐसा भी नहीं है कि आज ही आपने सब कंजम्पशन करना है। तो यू मे रिगार्ड दिस स्टॉक ऑफ सरप्लस राइस एज एन एसेट विच यू मे विश टू कंज्यूम, या फिर आप उसको बेच भी सकते हो। अक्वायरिंग अदर कॉमोडिटी एट सम फ्यूचर डेट। आपके पास 1 क्विंटल राइस है, आप उसको साल भर खाओ या उसको बेच दो या उससे कुछ और चीज़ खरीद लो। बट राइस तो पेरिशेबल है, खराब हो जाता है एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड बियॉन्ड अ सर्टेन पीरियड। कुछ टाइम तक स्टोर करेंगे उसके बाद तो खराब हो जाएगा। सो होल्डिंग द स्टॉक ऑफ राइस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्पेस एज वेल। गोदाउन बनाने पड़ेंगे, वरना आप कैसे रखोगे इतना सामान? So you may have to spend considerable time and resources looking for people with a demand for rice when you wish to exchange your stock for buying other commodity. तो that is why barter system is not right. इसमें बहुत deficiency है, कमियां हैं बहुत। This problem can be solved if you sell your rice for money. तो that is why हम चीज़ों को मनी में कन्वर्ट करते हैं। गुड्स को, आइटम्स को, सर्विसेज को, फूड प्रोडक्ट्स को, एवरीथिंग हम उसको मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है? स्टोरेज इजी हो गया, खराब नहीं होगा, लाइफ बढ़ेगी इसकी, एक्सचेंज इजी हो जाएगा। तो दैट इज वाई मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनी पेरिशेबल नहीं होता है। अब 100 रुपए का नोट है वो वैसे ही रहेगा, अगर आपने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया है तो वो वैसे ही रहेगा। इनफैक्ट उसमें इंटरेस्ट मिलेगा तो वो बढ़ेगा भी, कॉस्ट उसका कीमत भी बढ़ेगी। मनी इज नॉट पेरिशेबल और इसका स्टोरेज कॉस्ट आर ऑल्सो कंसिडरेबली लोअर। इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल टू एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपके पास पैसे हैं, वो कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा, आपको जो चीज़ चाहिए वो आप खरीद सकते हो। दिस मनी कैन एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू फॉर इंडिविजुअल। Wealth can be stored in the form of money for future use. However, to perform this function well, the value of money must be sufficiently stable. तो यहाँ पे अब बैंक्स आएंगे बाद में। मनी को स्टेबल करना, रुपी को स्टेबल करना। राइजिंग प्राइस लेवल में इरोड द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो दैट इज वाई इन्फ्लेशन इज नॉट गुड। तनख्वाह 100 रुपए है, 1000 रुपए है, उससे पहले इतने सारे सामान आते थे। तनख्वाह अभी भी 1000 रुपए, बट अब उससे कम सामान आ रहे हैं बिकॉज परचेजिंग पावर कम हो गई है। वाई? बिकॉज कीमत इधर बढ़ गई है, इन्फ्लेशन आ गया है। इट मे बी नोटेड दैट द एनी एसेट अदर देन मनी कैन ऑल्सो एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब जरूरी नहीं है आप मनी रखो, नोट रखो, आप गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, लैंडेड प्रॉपर्टी हो सकती है, हाउसेज हो सकते हैं, इवन बॉन्ड्स, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती है, कंपनीज बॉन्ड निकालती है, इन सब में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। बट द पॉइंट इज करेंसी जो है और ये सारी चीज़ें हैं, ये कितनी कन्वर्टेबल होगी, कितना लिक्विडिटी होगी। जमीन है, इसको आप तुरंत पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि 1 हेक्टेयर जमीन है, इससे आप मुझे इतना सामान खरीदो। नो, पहले इसको मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन फिर आप यहाँ पे ये चीज़ें खरीदोगे। तो लिक्विडिटी कम होती है एंड डू नॉट हैव यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी। तो अगेन काइंड ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी कम होगी इन सब चीज़ों की। ओके, तो मनी, दैट इज वाई जो लिक्विड मनी है वो प्रेफरेबल होता है। अब बात करते हैं डिमांड फॉर मनी का। सी, मनी मोस्ट लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब वो बेसिक है, उससे कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे लिक्विड होता है ना, लिक्विड शेपलेस होता है, उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर दो। जिस जार में होगा, ग्लास शेप, बॉटल शेप, पाइप शेप, किसी में भी। तो मनी क्या है? लिक्विड है, उससे जो चाहे वो शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, जो चाहे चीज़ें वो तुरंत ले सकते हैं। मनी इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट्स इन द सेंस यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, सबको पसंद है मनी, एंड हेंस कैन बी एक्सचेंज फॉर अदर कॉमोडिटी वेरी इजीली। जबकि ये जो गोल्ड, लैंडेड प्रॉपर्टी, हाउसेस, बॉन्ड्स, इसको आप यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल नहीं होंगे ये। ऑन द अदर हैंड इट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमने एक टर्म पढ़ा था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? सी, मनी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इफ इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ऑन टू अ सर्टेन कैश बैलेंस
अगर आप अपना मनी सेविंग अकाउंट में रखोगे बैंक में, तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा. While deciding on how much money to hold at a certain point of time, one has to consider the trade-off between advantage of liquidity, disadvantage of the foregone interest. आपके पास 1,000 रुपए थे. एल्डर्स क्या बोलते हैं? बैंक में डिपॉजिट कर दो, सेफ रहेगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा. हाथ में रहेगा तो खर्च हो जाएगा. हाथ में रहेगा तो लिक्विडिटी ज़्यादा है, और यहाँ बैंक में रखा तो इस पे आपको फायदा हो रहा था, आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, बट लिक्विडिटी नहीं थी. यहाँ लिक्विडिटी है पर इंटरेस्ट नहीं है, तो एक ट्रेड ऑफ हो रहा है यहाँ पे. डिसएडवांटेज ऑफ द फोरगॉन इंटरेस्ट. तो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप मिस करोगे अगर आपने सारा पैसा अपने हाथ में रखा है. बैंक में रखते तो फायदा होता. डिमांड फॉर मनी बैलेंस इज दस ऑफन रेफर टू एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस. अब ये आपका प्रेफरेंस है कि आपको पैसे बैंक में पसंद है या फिर अपने हाथ में. डिमांड फॉर मनी बैलेंस इज दस ऑफन रेफर टू एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस. People desire to hold money balance broadly from two motive. अब आप मनी बैलेंस क्यों रखना चाहोगे? मोटिव क्या है? हाथ में पैसे हैं, क्यों रखे हैं आपने? सी, पहला मोटिव होता है ट्रांजैक्शन मोटिव. आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है, जैसे दिवाली आ रही है, फेस्टिवल्स है, आपको कुछ सामान खरीदना है. द ट्रांजैक्शन मोटिव. द प्रिंसिपल मोटिव फॉर होल्डिंग मनी इज टू कैरी आउट ट्रांजैक्शंस. कुछ ट्रांजैक्शन खरीदना है, सामान खरीदना है. इफ यू रिसीव योर इनकम वीकली and pay your bills on the first day of every week, you need not hold any cash balance through the rest of the week. You may as well ask your employer to deduct your expenses directly from weekly salary or deposit the balance in your bank account. Usually जो corporates वगैरह बैंक अकाउंट्स में सारे पैसे आ जाते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें वहीं से डायरेक्ट डिडक्ट भी हो जाती है. आप ऑटो में सेट कर दो, बिल्स वगैरह सब पेमेंट हो जाएगा. आपको उसको डे टू डे देखना नहीं पड़ेगा. बट अवर एक्सपेंडिचर पैटर्न्स डू नॉट नॉर्मली मैच अवर रिसीट. अक्सर क्या होता है, खर्चे और आमदनी ये दोनों मैच नहीं हो पाते. पीपल अर्न इनकम एट डिस्क्रीट पॉइंट्स इन टाइम एंड स्पेंड इट कॉन्टिन्यूसली थ्रू द इंटरवल. अब जैसे मंथली है, किसी का सैलराइड पर्सन है तो उसको हर महीने इतनी सैलरी आ जाती है. बट अगर बिजनेसमैन है तो कई बार इतना पैसा आया, कई बार कम पैसा आया, तो ऐसे करके एक बैलेंस बना रहता है, फिक्स्ड नहीं होता है वो. योर कैश बैलेंस एट द बिगनिंग ऑफ एंड ऑफ द मंथ से ₹100 है और एंड में 0 हो गया बिकॉज सारा पैसा आपने खर्च कर दिया. योर एवरेज कैश होल्डिंग कैन देन बी कैलकुलेटेड. तो कितना हुआ एवरेज, मतलब दिस एंड दिस का डिवाइडेड बाय 2, ₹50 हो गए, विद विच यू आर मेकिंग ट्रांजेक्शन वर्थ ₹100 एवरी मंथ. हेंस योर एवरेज ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू हाफ योर मंथली इनकम, और इन अदर वर्ड्स हाफ द वैल्यू ऑफ योर मंथली ट्रांजेक्शन. तो यहाँ ये बताने की कोशिश किया है कि जैसे आपको ₹100 शुरुआत में मिले, पूरे महीने आप उसको खर्चा कर रहे हो, और इस तरीके से ट्रांजैक्शन और इनकम, स्पेंडिंग और इनकम बैलेंस आउट हो रहा है. कंसिडर नेक्स्ट अ 2-person इकोनॉमी में 2 एंटिटी है. एक फर्म है, कंपनी है, ओन बाय 1 person, और एक वर्कर है. फर्म पे करती है वर्कर को सैलरी 100 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. वर्कर उसके बदले में स्पेंड करता है इनकम ओवर द मंथ ऑन द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म. लास्ट चैप्टर में देखा था ना, फर्म ने आउटपुट बनाए, सैलरी इस वर्कर के इनपुट से फर्म ने कुछ गुड्स बनाए और वो इन्हीं गुड्स को इस वर्कर को सेल कर देगा. तो फर्म पेज द वर्कर सैलरी 100 शुरुआत के मंथ में, और ये वर्कर इस ₹100 से वो सब सामान खरीदेगा जो फर्म बना रही है. द ओनली गुड अवेलेबल इन द इकोनॉमी है. एक आइडियल हाइपोथेटिकल केस है. Thus at the beginning of each month the worker has a money balance of ₹100 और फर्म का बैलेंस 0 है. लास्ट जब मंथ एंड होगा तो ये चीज़ इधर हो जाएगी, 0 यहाँ हो जाएगा, 100 यहाँ पे आ जाएगा. कंपनी को ₹100 वापस मिल गए और वर्कर के पास 0 हो गए. मंथ के स्टार्ट में कंपनी फिर ₹100 इधर देगी, फिर ये ₹100 इधर आएंगे, ऐसे साइकिल चलती रहेगी. द एवरेज मनी होल्डिंग ऑफ द फर्म एज वेल एज द वर्कर. अगर एवरेज निकालेंगे तो 0 और 100 का हाफ, मतलब एवरेज कंपनी का 50 है, एवरेज वर्कर का 50 है. टोटल ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज इक्वल कितना हुआ, 100 हुआ. अब सी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टोटल ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इन दिस इकोनॉमी इज इक्वल टू 100, और जो टोटल वॉल्यूम हुआ मंथली ट्रांजैक्शन का वो कितना हुआ, 200. कंपनी से वर्कर ₹100 गए तो एक ट्रांजैक्शन 100 हुआ, वर्कर टू कंपनी ₹100 गए तो टोटल ट्रांजैक्शन कितना हुआ, ₹200 हुआ. मनी ₹100 था बट टोटल जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हुआ वो 200 हुआ. The transaction demand for money of the economy is again a fraction of the total volume of transaction in the economy over the unit period of time.
तो ट्रांजैक्शन कितना था, दैट वाज दिस, डिमांड फॉर मनी 100 था, बट जो वॉल्यूम था वो कितना हुआ, 200 हुआ। तो वॉल्यूम क्या इंडिकेट कर रहा है, मनी सर्कुलेशन इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी आगे बढ़ते हैं, मनी सर्कुलेशन। इन जनरल देयरफॉर द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इन एन इकोनॉमी, जैसे ये एक टर्म ले लेते हैं MTD, टाइम डिमांड, कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग वे। तो ये जो है मार्केट ट्रांजैक्शन डिमांड, दैट इज दिस K मल्टीप्लाई बाय T। T क्या है, टोटल वैल्यू है नॉमिनल ट्रांजैक्शन इन द इकोनॉमी की ओवर यूनिट पीरियड में T, और K एक कोई भी फ्रैक्शन ले लिया, तो हमने एक ये फॉर्मूला बना लिया। The two persons economy described above can be looked at from another angle. For example, you may perhaps find it surprising कि economy uses money balance worth only ₹100। ऐसा नहीं है, 100 तो सिंपल फिगर है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, for making transaction 200 per month. The answer to this riddle is simple. Each rupees changing hands twice a month. अभी देखा ना, 100 रुपये पहले यहाँ से आ गए, फिर 100 रुपये यहाँ से आ गए, तो टोटल कितने, 200 रुपये का वॉल्यूम आया। On the first day it is being transferred from the employer pocket to the worker, and sometimes during the month ये worker hand से employer के पास गया, तो टोटल कितना हुआ, 200 हुआ, 100 इधर से इधर, फिर 100 इधर से उधर, है तो 100 रुपये, बट वॉल्यूम 200 हो गया। The number of times a unit of money changes hand during the unit period is called velocity of circulation of money, और इसको क्या बोलते हैं, velocity of circulation of money। द नंबर ऑफ टाइम्स, कितने बार यूनिट ऑफ मनी, वो पैसा चेंज किया हैंड ड्यूरिंग अ यूनिट पीरियड। हर चीज का ना एक रेफरेंस होता है फिक्स टाइम पीरियड में, फिक्स टाइम पीरियड में, यूनिट पीरियड में वो मनी कितने बार एक्सचेंज हुआ, वो बताएगा उस मनी का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। जैसे इन द अबव एग्जांपल ये 2 है, 100 रुपये पहले इधर गया फिर इधर गया, तो 2 हो गया। इनवर्स ऑफ हाफ द रेशियो ऑफ मनी बैलेंस एंड द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन। Thus, so it is 2 है यहाँ पे, इनवर्स ऑफ हाफ है, द रेशियो ऑफ मनी बैलेंस एंड द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन का। सी, thus in general we may rewrite equation 3.1 in the following form। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी, यहाँ से k को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो k इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो MDT अपॉन दिस 1/k इज इक्वल टू t हो गया, और इसको 1/k को हमने बोल दिया v, तो v डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई, MTT इक्वल t। ये जो पहला वाला फॉर्मूला था, k को हमने इधर ले गए तो 1/k हो गया, 1/k को हमने बोल दिया v, दैट इज वेलोसिटी, तो v डॉट MDT इज इक्वल टू t। ये एक नया फॉर्मूला आ गया, तो v क्या हुआ, 1/k हुआ, ये वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन है। नोट दैट द टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन t इज अ फ्लो वेरिएबल, वेयर इज मनी डिमांड इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। लास्ट चैप्टर में पढ़ा है ना, फ्लो एंड स्टॉक्स। तो टी जो है ये फ्लो वेरिएबल है, मनी इन डिमांड, MDT है ये स्टॉक है, उस टाइम पे कितना स्टॉक रखा हुआ है मनी का। इट रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी पीपल आर विलिंग टू होल्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड। बिकॉज हम एक बैलेंस भी रखते हैं कि जरूरत पड़ने पे अचानक कुछ, तो हम एक सेविंग्स बना के रखते हैं, एक स्टॉक बना के रखते हैं कि इतना पैसा तो होना चाहिए। हमें सैलरी मिलती है, सपोज 1000 रुपये मिलते हैं, तो हम इसमें से 750 रुपये खर्च कर देंगे, 250 रुपये हम सेविंग कर लेंगे, ताकि एक बैलेंस बना रहे हमारा। द वेलोसिटी ऑफ मनी वी हाउएवर हैज अ टाइम डायमेंशन। सी, टाइम में डिटरमाइंड है, यूनिट टाइम में, सो इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स एवरी यूनिट ऑफ स्टॉक चेंज, नॉट ए स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक चेंजेस हैंड्स ड्यूरिंग अ यूनिट पीरियड ऑफ टाइम। वो मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। तो वेलोसिटी क्या हुआ, नंबर ऑफ टाइम्स एवरी यूनिट ऑफ स्टॉक क्या हुआ, दिस चेंज कर रहा है हाथ एक फिक्स्ड टाइम में। दस द लेफ्ट हैंड साइड जो है v डॉट MDT मेजर कर रहा है टोटल वैल्यू ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन दैट हैज बीन मेड विद दिस स्टॉक इन द यूनिट पीरियड ऑफ टाइम। टोटल वैल्यू ऑफ मॉनेटरी एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, दिस इज अ फ्लो वेरिएबल एंड इज देयरफॉर इक्वल टू द राइट हैंड साइड, तो ये इक्वल टू दिस हो गया। तो यहां हमने क्या कॉन्सेप्ट समझा, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। We are ultimately interested in learning the relationship between the aggregate transaction demand for money, aggregate transaction demand क्या है मनी की for an economy, and nominal GDP में in a given year। aggregate transaction demand, money this transaction का aggregate कितना हो रहा है, demand of money for money economy में एक nominal GDP के लेवल पे।
The total value of annual transaction in an economy includes transactions in all intermediate goods and services and is clearly much more greater than nominal GDP. तो टोटल वैल्यू जो होगा ट्रांजेक्शन, जैसे अभी यहाँ पे 200 देखा हमने जबकि 100 ही था हमारा, तो बिकॉज इसमें मल्टीप्लायर दिस वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी भी है। जैसे ये 200 था ना जबकि 100 रुपये ही थे, तो ये ज़्यादा होता है, नॉमिनल जीडीपी से ज़्यादा होता है। जो ट्रांजेक्शन अमाउंट है, एनुअल ट्रांजेक्शन जो अमाउंट है जिसमें सारे इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज आए, ये ज़्यादा होगा नॉमिनल जीडीपी से। 200 ज़्यादा था 100 से। However, normally there exists a stable positive relation between value of transaction and the nominal GDP. An increase in nominal GDP implies मतलब increase in total value of transaction and hence a greater transaction demand for money in 3.1. तो नॉर्मली जो इकोनॉमिक्स चलती है उसमें ऐसा होता है कि एक स्टेबल पॉजिटिव रिलेशन बना रहता है ट्रांजैक्शन और नॉमिनल जीडीपी का, और ये एक स्टेबिलिटी दिखने को मिलती है। जितना ज़्यादा नॉमिनल जीडीपी राइज होगा उतना ही फिर ये वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन भी बढ़ेगा। इक्वेशन दिस कैन बी मॉडिफाइड इन दिस वे। तो इसका अब हमने फिर से इसको इधर चेंज किया तो के इधर चला जाएगा, एम डी टी इज के पी वाई। तो वाई क्या है, रियल जीडीपी है, पी क्या है, जनरल प्राइस लेवल, और द जीडीपी डिफ्लेटर, रियल नॉमिनल रियल जीडीपी डिफ्लेटर। तो यहाँ पे क्या आया, ये इस के को इधर भेजा हमने, तो एम डी टी क्या हुआ, के पी वाई। ये जो नया टर्म पी है ये क्या है, जनरल प्राइस लेवल है या फिर जीडीपी डिफ्लेटर है, बिकॉज ये जो वाई है ये रियल जीडीपी है और यहाँ हमें क्या चाहिए थी, नॉमिनल जीडीपी, तो हमने जीडीपी डिफ्लेटर भी लगा दिया। The above equation tells us that transaction demand for money positively related है to the real income of an economy and also to its average price level. ट्रांजेक्शन जो डिमांड आया मनी का वो रियल इकोनॉमी पे बेस्ड है और एवरेज प्राइस लेवल। तो दिस इज दिस कॉन्सेप्ट। तो ये था वॉल्यूम, देन दिस इज वेलोसिटी, और ये जो आया फॉर्मूला दैट इज दिस नॉमिनल रियल जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, वाई रियल जीडीपी है और पी जीडीपी डिफ्लेटर है। तो ये जो चीज था दैट वाज दिस ट्रांजैक्शन मोटिव। हम पढ़ रहे हैं कि मनी की जरूरत क्यों पड़ी, ट्रांजैक्शन करने के लिए। अब दूसरा मुद्दा आता है स्पेक्युलेटिव मोटिव, स्पेक्युलेशंस। जैसे स्टॉक मार्केट्स होते हैं ये स्पेक्युलेशंस पे चलते हैं। द स्पेक्युलेटिव मोटिव, स्पेक्युलेटिव मतलब अनुमान लगाना। एन इंडिविजुअल में होल्ड हर वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी, जमीन खरीद रखी है, बुलियन है, गोल्ड, बॉन्ड्स, मनी एटसेट्रा है। For simplicity, let us club all forms of asset other than money together as single category called bond. वैसे तो बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज हो सकते हैं, बट हम केवल दो कैटेगरी अभी मानते हैं। एक है मनी और दूसरा है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में ये सारी चीजें आ जाएंगी, प्रॉपर्टी, बुलियन, मनी एटसेट्रा। ये वाली मनी नहीं, दिस थिंग। मनी के अलावा जो बाकी सब चीजें उसको हमने बॉन्ड्स बोल दिया। टिपिकली बॉन्ड्स आर पेपर, ये पेपर होते हैं, इसमें प्रॉमिस लिखा होता है, फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ मॉनेटरी रिटर्न, कि भविष्य में इतना हम आपको रिटर्न देंगे, इसका प्रॉमिस है ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये क्या हुए, बॉन्ड्स हुए। दीज पेपर्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट, और इनको इशू कर रही है गवर्नमेंट या फिर कोई फर्म हो सकती है। क्यों इशू करती है, बिकॉज उनको पैसे चाहिए। तो बॉन्ड क्या है कि मुझे 1000 रुपये चाहिए, आप मुझे 1000 रुपये दो, मैं आपको रिटर्न में पेपर में लिख के देता हूँ कि 1 साल बाद मैं आपको इसको 2000 रुपये बना के दूंगा। तो दिस इज सर्टेन काइंड ऑफ बॉन्ड। तो ये गवर्नमेंट और फर्म ऐसे बोरो करती है मनी फ्रॉम द पब्लिक, और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये ट्रेडेबल भी होते हैं मार्केट में। तो ये हो गए बॉन्ड्स। बॉन्ड्स मतलब बोरो करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये सरकार ने लिया है, फर्म्स ने लिया है मार्केट से और पब्लिक से, और इसमें एक फ्यूचर उन्होंने बताया है, प्रॉमिस किया है कि इतना पैसा हम आपको मिलेगा, बाद में हम देंगे। और ये जो बॉन्ड पेपर्स हैं ये ट्रेडेबल भी है मार्केट में, एक्सचेंज भी हो सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग 2 पीरियड बॉन्ड। 2 पीरियड बॉन्ड है। फर्म विशेस टू रेज अ लोन, फर्म को पैसे चाहिए। लोन मतलब होता है पैसे जनरेट करना, उधार टाइप। लोन ऑफ ₹100 फ्रॉम द पब्लिक, लोगों से लेना है। तो इट इशूज बॉन्ड अश्योर ₹10 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड ₹10 प्लस द प्रिंसिपल ऑफ ₹100 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो सर ये जो फर्म थी इसको 100 रुपये चाहिए थे, इसने बोला 10 रुपये दूंगी मैं पहले साल में और उसके बाद 100 रुपये देंगे सेकेंड ईयर में। सच अ बॉन्ड इज सेट टू हैव अ फेस वैल्यू ऑफ 100। तो इसकी फेस वैल्यू कितनी हुई, 100 हुई। मैच्योरिटी पीरियड कितना हुआ, 2 ईयर का हुआ टाइम, और कूपन रेट कितनी हुई, से 10% हुई यहाँ पे। सो अज्यूम दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन अवर सेविंग बैंक अकाउंट इज इक्वल टू 5%। अब
आप बैंक में सेविंग में पैसा रखते हो तो 5% मिल रहा है और ये जो बॉन्ड है आपको 10% दे रहा है, तो आप किधर जाओगे? आप इधर जाओगे। 5% कम है। नेचुरली यू वुड लाइक टू कंपेयर द अर्निंग फ्रॉम दिस बॉन्ड विद द इंटरेस्ट अर्निंग ऑफ योर सेविंग बैंक। द एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट यू वुड आस्क इज एज फॉलो। आप प्रश्न पूछोगे, हाउ मच मनी इफ कैप्ड इन माई सेविंग अकाउंट विल जनरेट ₹10 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो लेट वो अमाउंट एक्स है। आप कंपैरिजन करना चाहते हो कि ये जो मेरे पास पैसा है ये मैं बैंक सेविंग्स में रखूं या फिर बॉन्ड्स ले लूं। मैं बॉन्ड्स ले लूं मतलब कंपनी को उधार दूं, कंपनी फिर मुझे फायदा करके पहुंचाएगी। यू विल कैलकुलेट। तो आप क्या सोचोगे कि अगर बैंक में मैंने इतना पैसा रखा है तो ये जो 10 रुपये जो फायदा यहाँ से हो रहा है इसको जनरेट करने में कितना टाइम लगेगा। तो से आपने सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, एक्स 1+5/100, 5% रेट है, प्रिंसिपल एंड PRT अपॉन 100 दैट इज 10। तो x इससे आया, सपोज इतना वैल्यू। x इज कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹10 डिस्काउंटेड एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिमिलरली अब आप क्या डिस्काउंटेड रेट, अभी हम कॉन्सेप्ट आगे समझ रहे हैं कि शुरुआत में पैसे इतने कम हैं जो बाद में बढ़ के 10 रुपये हो जाएंगे। तो शुरुआत का जो मनी है उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फाइनल वैल्यू 10 हो जाएगा उसका। Similarly, yet why be the amount of money which you have kept in saving bank account will generate ₹110 at the end of 2 years? Thus the present value of the stream of returns from the bond would be equal to, तो ये कितनी हो जाएगी? x plus y, x plus y, फर्स्ट ईयर 2 ईयर, ये आपने यहाँ पे कंपाउंड भी लगा दिया। तो कैलकुलेशन रिवील्स दैट इट इज ₹109.29. It means that if you put rupees this much in your saving account, ये फैच करेगा सेम रिटर्न एज द बॉन्ड। हाइपोथेटिकली हम कंपेयर कर रहे थे कि बॉन्ड में 10% मिल रहा है, सेविंग में हमें मिल रहा है 5%। तो सेविंग में हम कितना पैसा लगाएं कि इधर जो फायदा 10 रुपये का हो रहा था वो सेविंग में मिल जाए। तो उसके लिए सेविंग में हमें 109 रुपये लगाने पड़ेंगे ताकि वो मैच कर पाए बॉन्ड की अर्निंग से। तो ये हाइपोथेटिकली हमने यहाँ पे प्रिंसिपल कैलकुलेट किया। इट मीन्स दैट इफ यू पुट रुपीज दिस मच इन योर सेविंग बैंक, ये फैच करेगा सेम रिटर्न एज बॉन्ड, बट द सेलर ऑफ द बॉन्ड इज ऑफरिंग द सेम एट अ फेस वैल्यू ऑफ ओनली 100। तो सेविंग बैंक में इतना पैसा कमाने के लिए आपको 109 रुपये 2 पैसे चाहिए और बॉन्ड में तो वो केवल 100 रुपये में ही मिल रहा है। तो क्लियरली द बॉन्ड इज मोर अट्रैक्टिव देन द सेविंग बैंक अकाउंट एंड पीपल विल रश टू होल्ड द बॉन्ड। तो लोग तो फायदा देखते हैं तो बॉन्ड की तरफ वो रश करेंगे। कॉम्पिटिटिव बिडिंग आएगी तो इससे प्राइस ऑफ बॉन्ड रेज होगा अबव इट्स फेस वैल्यू। अब क्या होगा, प्राइस ऑफ बॉन्ड इक्वल टू हो जाएगा दिस PV, मतलब 109.29 रुपए। इफ प्राइस राइज होगा अबव दिस जो सेविंग का है, बॉन्ड बिकम लेस अट्रैक्टिव कंपेयर टू द सेविंग बैंक अकाउंट और पीपल अब बोलेंगे अब हम बॉन्ड नहीं लेंगे। पीपल फिर अगेन फायदा देखते हैं तो लोग अब क्या बोलेंगे, बिकॉज सेविंग में भी जैसे बॉन्ड का 100 रुपये था बट ज़्यादा लोग बॉन्ड खरीदने लग गए तो फेस वैल्यू से उसकी प्राइस बढ़ेगी। फेस वैल्यू की प्राइस अब बढ़ के 109.2 हो गई और सेविंग का भी 109.2 था। तो अब लोग बॉन्ड से शिफ्ट हो जाएंगे सेविंग्स में। ओके, नाउ अट्रैक्टिव कंपेयर टू द सेविंग, तो पीपल वुड लाइक टू गेट रिड ऑफ। तो बॉन्ड इज इक्वल टू PV हुआ। अब बॉन्ड लेस अट्रैक्टिव हो गया तो पीपल अब इससे दूर हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब बॉन्ड एक्सेस सप्लाई होगा तो डाउनवर्ड प्रेशर होगा बॉन्ड प्राइसेस में और फिर बॉन्ड की प्राइसेस कम होगी। तो कॉम्पिटिटिव जो एसेट मार्केट कंडीशन प्राइस ऑफ बॉन्ड होती है मस्ट बी इक्वल टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू इन इक्विलिब्रियम। सी क्या हुआ, बॉन्ड का प्राइस 109.29 हुआ तो लोग इससे दूर हटने लग गए तो इसका डिमांड कम होगा, प्राइस फॉल होगा तो फिर ये अट्रैक्टिव हो जाएगा। ऐसे करके ये फ्लक्चुएट होता रहता है। नाउ कंसिडर एन इंक्रीज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 5 to 6% हो गया। तो अब सेम पैसा कमाने के लिए, बिकॉज पहले 5 था अब बैंक 6% दे रहा है इंटरेस्ट, तो 107 में ही आपको इतना फायदा हो रहा है। तो अब लोग फिर क्या करेंगे, प्राइस ऑफ बॉन्ड। तो द पॉइंट इज जहां ज्यादा फायदा होता है लोग उसको लेने लग जाते हैं, बॉन्ड से इधर सेविंग्स में आ जाते हैं तो बॉन्ड की प्राइस कम हो जाती है, इंक्रीज होती है, कम होती है, ऐसे चेंजेस होती रहती है। It follows that price of a bond is inversely related to the market rate of interest. इंटरेस्ट रेट 6% हुआ, बॉन्ड का दिस कम हो गया। इंटरेस्ट रेट 7 हुआ, बॉन्ड और कम हो गया। इंटरेस्ट रेट कम हुआ, जैसे 5 से 3 हुआ तो बॉन्ड बढ़ जाएगा। ऐसे इन्वर्सली रिलेटेड है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द फ्यूचर मूवमेंट इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड ऑन देयर
प्राइवेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इकोनॉमी। अब सब लोगों को भी ऐसा नहीं है, फायदा है बट सब लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, तो कई बार लोग इक्विटी बॉन्ड्स में पैसे नहीं लगाएंगे, वो ट्रेडिशनल रहेंगे, उनको लगेगा बैंक में पैसा पड़ा है, कम इंटरेस्ट है पर वो अच्छा है। So if you think that market rate of interest should eventually settle down to 8% per annum, then you may consider the current state of 5% too low to be sustainable over time. You expect interest rate to rise and consequently bond prices to fall. यहाँ जो समझाने की बात है वो है बॉन्ड और सेविंग्स, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड रेट इक्विलिब्रियम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा। इफ यू आर अ बॉन्ड होल्डर, डिक्रीज इन बॉन्ड प्राइस मतलब आपका नुकसान हो रहा है। सिमिलरली to a loss you would suffer if the value of property held by you suddenly depreciate in the market। अब जब आपने बॉन्ड ही नहीं, सपोज प्रॉपर्टी भी लिया है, बिकॉज शुरुआत में ही हमने क्लासिफाई कर दिया, हम केवल दो ही क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, एक मनी और दूसरा बॉन्ड। बॉन्ड में प्रॉपर्टी, गोल्ड वगैरह सारी चीजें आ गई। अब प्रॉपर्टी की जमीन आपने खरीदी, जमीन का प्राइस कम हो गया तो आपको नुकसान होगा। सच अ लॉस अकरिंग फ्रॉम अ फॉलिंग बॉन्ड प्राइस हुआ तो आपको क्या हुआ, कैपिटल लॉस हुआ। आपने जमीन खरीदी 100 रुपए में, अब उसकी कीमत केवल 90 रही है। अंडर सच सर्कमस्टेंसेज यू विल ट्राई टू सेल योर बॉन्ड और होल्ड मनी इंस्टेड। Thus, speculations regarding future movement in interest rate and bond prices give the rise to speculative demand for money। ये पूरा डिस्कशन हमने क्यों किया, स्पेक्यूलेटिव। लोग क्या करते हैं, पैसा इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे घुमाते रहते हैं। रीजन ये है कि जहां ज्यादा फायदा हो रहा है उस तरीके से उसे घुमाते जाओ, इसको बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। प्रॉपर्टी से बॉन्ड्स ले लिए या फिर बॉन्ड से मनी में आ गए, मनी से सेविंग्स में आ गए, दे कीप ऑन सर्कुलेटिंग देयर मनी। द पॉइंट इज मैक्सिमम कहाँ पे उनको बेनिफिट हो रहा है। तो ये जो चीज हुआ ये तभी पॉसिबल था जब हमारे पास मनी था, स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। When the interest rate is very high, everyone expect it to fall in future and hence anticipate capital gain from bond holding। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, एवरीवन एक्सपेक्टेड कोई मतलब जैसे पीक आ रहा है तो लोग को लगता है कि इस पीक आने के बाद फॉल होगा, तो वो क्या करते हैं, कैपिटल गेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कई बार आपके बॉन्ड्स हैं उनको सेल कर दोगे, ट्रेडेबल होते हैं ये, हेंस पीपल कन्वर्ट देयर मनी इनटू बॉन्ड। स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी इज लो। जब बॉन्ड में फायदा हो रहा है तो लोग मनी को इधर ले आएंगे, सेविंग से पैसा यहाँ आ जाएगा। व्हेन इंटरेस्ट रेट कम्स डाउन, इंटरेस्ट रेट कम हो गई है, मोर पीपल एक्सपेक्ट इट टू राइज इन द फ्यूचर एंड एंटिसिपेट कैपिटल लॉस। दस दे कन्वर्ट देयर बॉन्ड को फिर वो मनी में कन्वर्ट कर लेंगे, गिविंग राइज टू हाई स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। हेंस स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इनवर्सली रिलेटेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी इनवर्सली रिलेटेड है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ज्यादा है, दिस कम, इंटरेस्ट कम है, दिस ज्यादा। Assuming a simple form, the speculative demand for money can be written as, अब इसका भी एक फॉर्मूला बना लेते हैं, आर मैक्स माइनस आर माइनस आर मिन। आर मैक्स और मिन दो वैल्यूज हैं, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम और ये आर है। आर क्या है, आर है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, इसका मैक्सिमम आएगा और एक मिनिमम आएगा। मैक्सिमम माइनस दिस अपॉन दिस माइनस मिनिमम, ये आ गया दिस नया फैक्टर। आर मैक्स एंड आर मिन अपर एंड लोअर लिमिट है आर का, दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट है। इक्वेशन से ये लग रहा है कि आर डिक्रीज होगा आर मैक्स टू आर मिन और वैल्यू ऑफ एमडीएस इंक्रीज होगी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। आर मैक्स, आर वैल्यू था रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका आर मैक्स ऊपर हुआ, आर मिन नीचे हुआ, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन इन दोनों का डिफरेंस, दैट रेशियो इज दिस एमडीएस। As mentioned earlier, interest rate can be thought of as an opportunity cost or price of holding money balance। शुरू में देखा था opportunity cost, price of holding money balance, interest rate। If supply of money economy में बढ़ेगी, people purchase करेंगे bond with extra money, demand for bond अगर ज़्यादा purchase कर रहे हैं तो will go up, bond prices बढ़ेगी, rate of interest decline होगा, inverse। In other words, with an increased supply of money in the economy, the price you have to pay for holding money balance, that is the rate of interest, should come down। जब मनी सप्लाई बढ़ रही है तो बॉन्ड ऊपर जा रहा है एंड प्राइस यू हैव टू पे फॉर होल्डिंग मनी बैलेंस, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दस कम डाउन, नीचे आएगा, इनवर्स। हाउएवर इफ द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलरेडी लो enough so that everybody expects it to rise in future, speculation causing capital losses, nobody will wish to hold bonds। so इस तरीके से ये चलेगा आगे।
everyone in the economy will hold their wealth in money balance, और additional money जो होगा वो inject हो जाएगा within the economy. It will be used up to satiate people's craving for money balance without increasing the demand for bonds and without further lowering the rate of interest below the floor or minimum. तो यहाँ क्या हुआ, लोग एक ट्रैप में फंस गए हैं, लिक्विडिटी ट्रैप में फंस गए, बिकॉज वो क्या सोच रहे हैं, स्पेकुलेशंस आएंगे। सब सोच रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी काफ़ी कम हो गई है, अब ये बाद में बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो वो लिक्विडिटी यही मनी में ही अटके रहेंगे, ये एक ट्रैप हो जाएगा। सी, लो इनफ है तो एवरीबडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो इनफ है एवरीबडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये राइज होगा, और राइज होगा, अगर ये राइज होगा तो कैपिटल मतलब बॉन्ड, यहाँ पे लॉसेस होंगे, तो कोई भी बॉन्ड खरीदना नहीं चाहेगा, सब अपना मनी खरीदना चाहेगा, लिक्विडिटी, और ये लिक्विडिटी ट्रैप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप। स्पेक्युलेटिव मनी डिमांड फंक्शन इज इनफाइनाइटली इलास्टिक हियर। सी, आर मैक्स, रेट मैक्स, और ये इनफाइनाइट, रेट मिनिमम इनफाइनाइट, यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप है। तो ये हो गया स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। स्पेक्युलेटिव मतलब जैसे पीक है लोग सोचते हैं कम होगा, जब बॉटम है लोग सोचते हैं कि अब ये बढ़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा मतलब मनी का जो है वो प्रेफर है, बॉन्ड नॉट प्रेफर्ड, तो लोग मनी मतलब लिक्विड में ही फंस के रह जाएंगे, और वो होगा लिक्विडिटी ट्रैप। दिस आर्मिन टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इज कॉल्ड दिस लिक्विडिटी ट्रैप। वर्टिकल एक्सिस, अब जब आर मैक्स है, रेट मैक्स हो गया, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी इज जीरो। जब रेट मैक्स है तो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी इज जीरो। द रेट ऑफ इंटरेस्ट सो हाई है, अब की बार ऊपर वाला पीक है, अब लोग सोच रहे हैं कि ये फॉल होगा, सो हाई दैट एवरीवन एक्सपेक्टेड टू फॉल इन फ्यूचर एंड हेंस इज श्योर कि एक फ्यूचर कैपिटल गेन पॉसिबल है। दस एवरीवन कन्वर्टेड, अब क्या करेंगे, मनी को वो कन्वर्ट कर देंगे बॉन्ड में। एवरीवन कन्वर्टेड द स्पेक्युलेटिव मनी बैलेंस इनटू बॉन्ड्स। तो आर जो आर मिन था, ये इकोनॉमी इज इन द लिक्विडिटी ट्रैप। जब आर इक्वल आर मिन है तो इकोनॉमी लिक्विडिटी ट्रैप में है। एवरीवन इज श्योर ऑफ फ्यूचर राइज इन इंटरेस्ट रेट एंड अ फॉल इन बॉन्ड प्राइसेस। Everyone puts whatever wealth they acquire in the form of money and speculative demand for money is infinite. तो R is equal to R max and R is equal to R min, rate of interest. जब मिनिमम है तो लिक्विडिटी ट्रैप है, मैक्सिमम है मतलब हम बॉन्ड प्रेफर कर रहे हैं। The demand for money in an economy is therefore composed of transaction demand and speculative demand. दो टाइप की डिमांड है, ट्रांजैक्शन एंड स्पेक्युलेटिव। फॉर्मर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रियल जीडीपी है प्राइस लेवल पे, और जो दूसरी है स्पेक्युलेटिव है वो इन्वर्सली रिलेटेड है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। एग्रीगेट मनी डिमांड जो इकोनॉमी में होगी वो इन दोनों का समेशन हो जाएगा, ट्रांजैक्शन डिमांड का और स्पेक्युलेटिव डिमांड का। ट्रांजैक्शन डिमांड, स्पेक्युलेटिव डिमांड, पहले हमने ये देखा था ना शुरू में, ट्रांजैक्शन डिमांड एमडीटी का फॉर्मूला, ये स्पेक्युलेटिव का है एमडीएस का। तो एमडी कितना हुआ, एग्रीगेट डिमांड कितना हुआ, के पी वाई प्लस आर मैक्स माइनस आर माइनस आर पिन, तो ये एग्रीगेट हो गया। इसमें हमने ट्रांजैक्शनल डिमांड और स्पेक्युलेटिव डिमांड दोनों को ऐड कर दिया। ओके, दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, एक बार इसको फिर से पूरा रीड करना, एकदम क्लियर हो जाएगा। द स्पेक्युलेटिव मोटिव, स्पेक्युलेशन, बिकॉज मनी जो होता है ना स्पेक्युलेशन में यूज होता है। वो स्पेक्युलेशन मतलब आगे क्या होने वाला है, जैसे पीक आ रहा है तो हम सोचते हैं फॉल होगा, फॉल मतलब बिलो चल रहा है, अब इससे तो चीजें बेहतर ही होगी, अप जाएगा, स्पेक्युलेशंस। तो ये सेकंड पर्पस था। अब द सप्लाई ऑफ मनी देखते हैं। मॉडर्न इकोनॉमी में जो मनी होता है मेनली कंसिस्ट होता है करेंसी नोट्स और कॉइन्स। करेंसी नोट्स हैं, जो नोट्स मतलब ये नोट्स हैं, और ये कॉइन है, इशूड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द इंडिया कंट्री। इंडिया में करेंसी नोट्स होते हैं वो इशू होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जो मॉनेटरी अथॉरिटी है इंडिया में। आरबीआई क्या है, चीफ है हमारा, मॉनेटरी अथॉरिटी है। कॉइन्स जो होते हैं ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर सकती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, जो बैलेंस है सेविंग्स में, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स में, और जो पैसे हैं पब्लिक कमर्शियल बैंक में, वो भी कंसिडर किए जाएंगे मनी, सिंस चेक्स ड्रॉन ऑन दीज अकाउंट्स आर यूज्ड टू सेटल ट्रांजैक्शंस। हम चेक लिखते हैं ना कि इतना पैसा इस चेक होल्डर को दिया जाए, तो दैट इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ इक्विवेलेंट टू मनी। तो करेंसी नोट्स हुए, कॉइन्स हुए, बैलेंस जो सेविंग में रखा हुआ है, करंट अकाउंट में जो डिपॉजिट है, पब्लिक कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा रखा है, और चेक वगैरह, ये सारी चीजें ज़रूरत आ सकती है सेटल ट्रांजैक्शन।
Such deposit are called demand deposit as they are payable by the bank on demand. डिमांड मतलब जब जरूरत होगी डिमांड आएगी उतना पे कर दिया जाएगा, तो ये क्या हुए डिमांड डिपॉजिट। तो दे आर पेएबल बाय द बैंक ऑन डिमांड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर। जिसने उसको पेमेंट दिया जिसने उसका डिमांड आया उसको उतना पेमेंट करेंगे इस अकाउंट से, तो दैट इज वाई ये क्या हुए डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट क्या हुए, ये सारी चीजें हुई। अदर डिपॉजिट्स हैं जैसे आपने एफडी करा रखा है, एफडी का टाइम पीरियड होता है 1 साल 2 साल 3 साल, तो मतलब आप टाइम से इसको बांध दिया है आपने। फिक्स डिपॉजिट है टू मैच्योरिटी एंड इनको हम बोलेंगे टाइम डिपॉजिट। तो एफडी क्या हुए, एफडी में टाइम आ गया मतलब ये टाइम डिपॉजिट हुए। और ये क्या हुए थे डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या आए थे, नोट्स, कॉइन्स, बैलेंस, सेविंग बैलेंस, करंट अकाउंट डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक का पैसा जिससे चेक वगैरह आप इशू कर सकते हो सेटल ट्रांजैक्शन के लिए, ये सारी चीजें थी डिमांड डिपॉजिट। और फिक्स डिपॉजिट एफडी में आपने एक टाइम फ्रेम के लिए पैसे को लॉक कर दिया है, तो ये हो जाएगा टाइम डिपॉजिट। दो a 100 rupee note can be used to obtain commodity worth ₹100 from a shop, द वैल्यू ऑफ द पेपर इट सेल्फ इज नेग्लिजिबल। अब जो नोट है 2,000 रुपए का नोट है, इस पेपर का तो इतना कीमत है नहीं 2,000 के बराबर, बट उसमें कीमत किसकी होती है, साइन, गवर्नर का उसमें साइन रहता है, ये लेस देन 100 है। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ जो मेटल है 5 रुपी कॉइन, ये प्रोबेबली 5 रुपए का भी नहीं होगा। देन वाई देन डू पीपल एक्सेप्ट सच नोट्स एंड कॉइन्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स विच आर apparently मोर वैल्यूएबल देन दीज। 2,000 रुपए के नोट से आप इतनी सारी चीजें खरीद सकते हो, बट ये तो एक कागज का टुकड़ा है, तो इसका वैल्यू इतना बढ़ा क्यों। द वैल्यू ऑफ द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द गारंटी। जो ताकत आती है ना वो गारंटी से आती है, provided by the issuing authority of these item. Every currency note bears on its face a promise from the governor of RBI. अभी आप अपना 2,000 रुपी, 500 रुपी, 100 रुपी का नोट देखो, उसमें RBI गवर्नर के साइन है, ये उसको ताकत देता है। प्रॉमिस है गवर्नर ऑफ RBI कि ये जो टुकड़ा है कागज का प्रोड्यूस किया कहीं पर भी तो वो एक्सेप्ट होगा टू सेटल द ट्रांजेक्शन। इफ समवन प्रोड्यूसेस द नोट टू RBI या किसी कमर्शियल बैंक में, आपको उतना इक्विवेलेंट चीज मिलेगा। RBI रेस्पॉन्सिबल है टू गिविंग द पर्सन परचेजिंग पावर इक्वल टू द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द नोट। 2,000 का, 1,000, 500 का, 100, 200, काफी नए नोट्स भी आ गए अभी 50। तो ये क्या करेगा, उतना आपको परचेजिंग पावर देगा। और इस बात की गारंटी किसने दी है, खुद RBI गवर्नर ने दी है, तो दिस इज अ गारंटी। द सेम इज ऑल्सो ट्रू ऑफ कॉइन्स भी। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर देयरफॉर कॉल्ड फिएट मनी। तो ये जो गारंटी से पैसा जनरेट होता है, किसी ने मतलब उसकी गारंटी दे रखी है कि ये काम होगा, यू हैव माई वर्ड, तो दिस इज फिएट मनी। उनका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है जैसे गोल्ड और सिल्वर का है, कागज के टुकड़े का इतना वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसका आता है, साइन का वैल्यू आता है, साइन भी किसका, गवर्नर ऑफ RBI का। तो दे डू नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू लाइक गोल्ड और सिल्वर कॉइन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लीगल टेंडर्स हैं। दे कैन नॉट बी रिफ्यूज बाय एनी सिटीजन ऑफ कंट्री फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। आपने कोई सब्जी खरीदा, कुछ सामान खरीदा ग्रोसरी स्टोर से, आपने उसको 100 रुपए दिए, उसको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, वो मना नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज अ लीगल टेंडर। जबकि जो चेक है, चेक ड्रॉन ऑन सेविंग्स और करंट अकाउंट्स, रिफ्यूज हो सकता है बाय एनीवन एज अ मोड ऑफ पेमेंट। कई बार वो मना कर देगा, सर हम चेक से पेमेंट नहीं ले सकते, बिकॉज डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट लीगल टेंडर। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट लीगल टेंडर। ये जो फिएट मनी है, दे आर कॉल्ड दिस लीगल टेंडर। इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है इनकी, इनको लीगल टेंडर बोलते हैं बिकॉज इनको रिफ्यूज नहीं किया जा सकता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है दिस डिमांड डिपॉजिट, लीगल टेंडर, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फिएट मनी के, टाइम डिपॉजिट एंड दिस डिमांड डिपॉजिट। तो ये हुआ सप्लाई ऑफ मनी। अब हम देखते हैं लीगल डेफिनेशन क्या होगी नैरो या ब्रॉड मनी का। सी, मनी सप्लाई जैसे कि मनी डिमांड है इज अ स्टॉक वेरिएबल, कितना उस टाइम पे कितना पैसा होना चाहिए। जैसे अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद सरकार ने बताया कि मार्केट में कितना पैसा है, स्टॉक कितना है उसका, स्टॉक वेरिएबल। द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। मनी कितना पंप कर रखा है कि हमने इतने करोड़ रुपए का पैसा यहाँ पे मार्केट में डाल रखा है, वो मनी सप्लाई है। RBI पब्लिश करती है फिगर 4 अल्टरनेट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई का,
M1, M2, M3 एंड M4। तो आरबीआई ने ये बना रखा है मनी सप्लाई का कैटेगरी M1, M3, M2, M1, M2, M3 एंड M4। अब M1 क्या है? CU प्लस DD। M2 है दिस करेंसी हो गया ये, और ये डिमांड डिपॉजिट हो गया। M2 हो गया M1 और सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के पास भी। तो M1 क्या हुआ कि मार्केट में कितनी करेंसी है और कितना पैसा आपने डिमांड डिपॉजिट में ऐसे स्टोर कर रखा है। M2 कितना हुआ? M1, दिस M1 मतलब CU प्लस DD में आपने पोस्ट ऑफिस की भी जो सेविंग है उसको भी काउंट कर लिया, तो वो M2 हो गया। M3 में क्या होगा? ये M1 है, इसमें आपने नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक भी कर लिया, टाइम डिपॉजिट्स। M4 में क्या होगा? ये M3 होगा, साथ ही साथ टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये सब टूल्स होते हैं, इनको भी इंक्लूड कर लिया, तो वो M4 हुआ। तो कितने हुए? M1, M2, M3, M4। M1 में CU एंड DD, M2 में ये और पोस्ट ऑफिस, M4 में पहले वाला और पोस्ट ऑफिस। M2 और M4 सिमिलैरिटी, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस, M4 में M3 प्लस पोस्ट ऑफिस, और M3 में M1 प्लस टाइम, नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। CU करेंसी है, नोट्स और कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। DD क्या है? नेट डिमांड डिपॉजिट है जो कमर्शियल बैंक के पास है। DD डिमांड डिपॉजिट है। द वर्ड नेट implies that only deposit of the public held by the bank are not to be included in money supply. नेट मतलब only deposit of the public held by the bank are to be included in money supply, because आप कुछ पैसा बैंक में भी रखते हैं, कुछ पैसा अपने हाथ पे रखते हैं, तो ये आपका करेंसी नोट्स हो गए और ये आपका डिमांड डिपॉजिट हो गए जो बैंक में आपने रखा है। तो ये दोनों इंक्लूड होगा M1 में, इसमें सेविंग्स भी आ जाएगा तो M2। M3 में टाइम वाला फैक्टर आएगा, यहाँ डिमांड वाला फैक्टर था, और M4 में फिर से पोस्ट ऑफिस और ऑल काउंट हो जाएंगे। तो M1, M2, M3, M4। अब यहाँ पे नेट है। द इंटरबैंक डिपॉजिट विच अ कमर्शियल बैंक होल्ड्स इन अदर कमर्शियल बैंक्स आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। इंटरबैंक डिपॉजिट मतलब एक बैंक ने यहाँ दूसरे बैंक में पैसा रख रखा है। इंटरबैंक डिपॉजिट कमर्शियल बैंक होल्ड इन अदर कमर्शियल बैंक, एसबीआई ने पीएनबी ने सपोज एसबीआई में पैसा रखा है ऐसे, तो दिस कुड बी कॉल्ड इंटरबैंक डिपॉजिट, ये काउंट नहीं होगा, नॉट टू बी रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। अब कॉन्सेप्ट आता है नैरो मनी का और ब्रॉड मनी का। तो जो M1 और M2 है, M1 क्या था? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। M2 क्या था? पोस्ट ऑफिस भी आ गए, ये होगा नैरो मनी। M3 और M4 होगा, ये होगा ब्रॉड मनी। M3 में क्या था? M1 प्लस टाइम भी हो गया, करेंसी, डिमांड और टाइम, और M4 में पोस्ट ऑफिस भी हो गया, तो ये हो गया ब्रॉड। तो जहां टाइम आ रहा है वो ब्रॉड हो गया, और M4 में पोस्ट ऑफिस है, M2 में पोस्ट ऑफिस है, M1 दिस डिमांड है। दीज ग्रेडेशन आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी इसकी होती है, फिर इसकी होती है, फिर टाइम डिपॉजिट हुआ, फिर पोस्ट ऑफिस के भी आ गए, दिस सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड ऑल। मोस्ट लिक्विड, लेस लीस्ट लिक्विड। ओके, तो M1 इज मोस्ट लिक्विड और इजीली ट्रांजेक्शन है, हाथ में पैसा है, बैंक में डिपॉजिट है, आप उससे कुछ भी तुरंत सामान खरीद सकते हो, वो लिक्विड है। बट पोस्ट ऑफिस में थोड़ा कम लिक्विड है, अगर वो FD है तो कम लिक्विड है, फिर जो किसान पत्र वगैरह ये होते हैं ये और कम लिक्विड होते हैं, तो लिक्विडिटी कम हो रही है। ट्रांजेक्शन, M4 लीस्ट लिक्विड होगा, M3 मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ मनी सप्लाई होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स। सी, M1 सबसे ज्यादा लिक्विड है, M4 सबसे कम लिक्विड है। M3 में क्या था? M1 प्लस दिस टाइम डिपॉजिट भी आ गया था, M1 प्लस दिस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। तो ये जो होगा इसको सबसे कॉमनली हम मेजर करते हैं कि मनी सप्लाई कितना है, बिकॉज आप हो, आपके हाथ में पैसा CU, आपके बैंक में डिमांड डिपॉजिट है सेविंग बैंक में, और आपने कुछ FD कर रखा है, ये सब मिला के होगा यूज मेजर ऑफ मनी सप्लाई, और इसको बोलेंगे एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स। ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। लीगल डेफिनेशन क्या है नैरो और ब्रॉड मनी का? नाउ मनी क्रिएशन बाय द बैंकिंग सिस्टम देखते हैं। बैंकिंग सिस्टम मनी क्रिएट कैसे करता है। इस सेक्शन में वी शैल एक्सप्लोर द डिटर्मिनेंट ऑफ मनी सप्लाई। सी, मनी सप्लाई विल चेंज इफ द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट, जैसे करेंसी, डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट चेंज होगा। इन वॉट फॉलोज वी शैल फॉर सिंप्लिसिटी यूज द मोस्ट लिक्विड डेफिनेशन ऑफ मनी, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट एज द मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी।
वेरियस एक्शंस ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी है, जैसे आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर चेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ दीज आइटम, ये इसको डिक्टेट करती हैं, आरबीआई, कमर्शियल बैंक। द प्रेफरेंस ऑफ द पब्लिक फॉर होल्डिंग कैश बैलेंस, जैसे डिपॉजिट इन बैंक है, ये भी अफेक्ट करता है मनी सप्लाई को। प्रेफरेंस होल्डिंग कैश बैलेंस और डिपॉजिट, आपका क्या प्रेफरेंस है? कई बार लोग कैश ज़्यादा रखते हैं, डिपॉजिट कम करते हैं, डिपॉजिट ज़्यादा रखते हैं, कैश कम रखते हैं। These influence of money supply can be summarized the following key ratios। अब ये कुछ रेशियोज है। करेंसी डिपॉजिट रेशियो है CDR, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो है RDR, और फिर इससे हम बैंक रेट और ये एक एग्जांपल देखेंगे बैंक का बैलेंस शीट का। ओके, नाउ करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या होता है? CDR, करेंसी डिपॉजिट रेशियो। ये रेशियो ऑफ मनी है हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी टू दैट दे होल्ड इन बैंक डिपॉजिट। आप हाथ में कितना पैसा रख रहे हो और बैंक में कितना डिपॉजिट कर रहे हो, तो ये हुआ करेंसी डिपॉजिट रेशियो। तो CDR कितना हुआ? करेंसी अपॉन डिमांड डिपॉजिट। इफ अ पर्सन गेट ₹1, तो सपोज शी विल पुट ₹1 अपॉन 1 प्लस CDR इन हर बैंक अकाउंट, और 1 दिस CDR जो आया रुपीज CDR अपॉन 1 प्लस CDR इन कैश में। तो मतलब ये उसका प्रेफरेंस है कि कितना कैश चाहिए, कितना डिमांड डिपॉजिट चाहिए। इट रिफ्लेक्ट पीपल्स प्रेफरेंस, ये चेंज होता रहता है। फॉर लिक्विडिटी, ये प्योरली बिहेवियरल पैटर्न है, सबका अलग हो सकता है, विच डिपेंड्स अमंग अदर थिंग्स एज वेल। जैसे फेस्टिवल्स हैं तो आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो आप कैश ज़्यादा निकाल लोगे, द सीजनल पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर। CDR इंक्रीज होगा ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। पीपल कन्वर्ट करेंगे डिपॉजिट को कैश बैलेंस में बिकॉज ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं। तो दिस इज द थिंग, ये फ्लक्चुएट होता है, बिहेवियरल है ये। फिर आता है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। बैंक होल्ड अ पार्ट ऑफ द मनी पीपल कीप इन देयर बैंक डिपॉजिट्स एज रिजर्व मनी। बैंक में जो पैसा आपने डिपॉजिट किया उसका एक पार्ट वो रिजर्व मनी में सेव करेगा एंड लोन आउट रेस्ट ऑफ टू द वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। बैंक एक्चुअली क्या करता है, आपसे 100 रुपये लेता है और आपको बोलता है हम 5% में आपका पैसा ले रहे हैं। ये 100 रुपये में कुछ पैसा वो आगे लोन पास कर देगा और उनसे ले लेगा 8% रुपये। 5 और 8 का जो 3% आया वो बैंक का हो गया। बैंक ऐसे काम करते हैं। रिजर्व मनी कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। वॉल्ट कैश हो सकता है, बैंक एंड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, जो आरबीआई को देना पड़ता है कुछ पैसा। बैंक यूज दिस रिजर्व टू मीट द डिमांड फॉर कैश बाय अकाउंट होल्डर्स। तो कुछ पैसा वो लिक्विड भी रखेगा कि सपोज अचानक आप गए, आपको बैंक से पैसे विड्रॉ करने, तो सम मनी बैंक अपने पास रखेगा और जो सरप्लस एक थ्रेशोल्ड के ज्यादा हो रहा है उसको वो लोन दे देगा। रिजर्व डिपॉजिट रेट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक कीप्स एज रिजर्व। रिजर्व डिपॉजिट रेट, 100 रुपये डिपॉजिट हुआ, इसका कितना पैसा उसने रिजर्व में रखा, तो वो होगा RDR। कीपिंग रिजर्व्स इज कॉस्टली फॉर बैंक, क्योंकि ये सब काम करने का भी कॉस्ट होता है। दे कुड लेंड दिस बैलेंस टू इंटरेस्ट अर्निंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, बट ये रिजर्व आपने रखे हुए हैं तो इस पे इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा है। However, RBI requires commercial bank to keep reserves in order to ensure कि बैंक सेफ रहे। ऐसा नहीं कि पूरा जो 100 रुपये डिपॉजिट किया वो आगे लोन दे दिया, उसने पास कर दिया। सेफ्टी, RBI requires commercial bank to keep reserves in order to ensure कि बैंक have a safe cushion of assets to draw on when account holder wants to be paid। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक में पैसे दिए और बैंक ने आपका पैसा आगे पास ऑन कर दिया। अब आप अगले दिन बैंक जा रहे हो कि मुझे 1000 रुपये चाहिए, और बैंक ने कहा कि हमारे पास तो एसेट्स ही नहीं है, लिक्विड नहीं है। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो होगा कैश रिजर्व रेशियो। वो स्पेसिफाई करेगा कि फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट बैंक मस्ट कीप विद RBI। तो CRR क्या होता है? फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है कैश रिजर्व रेशियो, ये स्पेसिफाई करता है कि फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट, बैंक के पास 100 रुपये आए तो इसमें से कितना पैसा बैंक को RBI को देना पड़ेगा, तो वो होगा कैश रिजर्व रेशियो। देयर इज अनदर टूल कॉल्ड स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैच्यूरी लिक्विडिटी, यहाँ पे वर्ड है लिक्विडिटी, मतलब लिक्विड फॉर्म में रखना है, विच रिक्वायर्स द बैंक टू मेंटेन अ गिवन फ्रैक्शन ऑफ देयर टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट। मतलब जब जरूरत पड़े तो वो लिक्विड है, तुरंत लिक्विड है। तो 2 टर्म आए, कैश रिजर्व रेशियो CRR, मतलब 100 रुपये डिपॉजिट हुए तो कितना पैसा आप RBI को दोगे, RBI के पास गिरवी रखोगे। और दूसरा हुआ SLR, 100 रुपये आए तो कितना % पैसा आपको लिक्विड फॉर्म में रखना है, ये नहीं कि आपने उसको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया। स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो।
अब अपार्ट फ्रॉम दीज रेशियोज आरबीआई यूजेज अ सर्टेन इंटरेस्ट रेट कॉल्ड बैंक रेट, भी एक टर्म होता है। बैंक रेट से क्या होता है, बैंक को, जैसे आरबीआई बैंक का भी बैंक है, बैंक रेट टू कंट्रोल द वैल्यू ऑफ आरडीआर। कमर्शियल बैंक कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। हम बैंक से पैसे लेते हैं एसबीआई से, और एसबीआई लेता है आरबीआई से। एसबीआई की जगह एचडीएफसी, आईसीआईसीआई कुछ भी हो सकता है। ये कमर्शियल बैंक है। तो कमर्शियल बैंक बोरो करते हैं मनी फ्रॉम आरबीआई बैंक रेट पे। व्हेन दे रन शॉर्ट ऑफ रिजर्व, इनको पैसे की जरूरत पड़ी, एचडीएफसी बैंक को पैसे चाहिए, तो वो आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई से बैंक रेट पे वो पैसे ले लेगा। हाई बैंक रेट मतलब सच बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई कॉस्टली हुआ। इन इफेक्ट एनकरेज द कमर्शियल बैंक टू मेंटेन अ हेल्दी आरडीआर। पैसे उनको इजीली देगा नहीं अगर हाई बैंक रेट है, तो दैट इज वाई वो रिजर्व डीआर जो है वो हेल्दी मेंटेन करने के लिए पुश होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है दिस डिपॉजिट रेशियो का। यहां हमने क्या देखा, आरडीआर, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। ये करेंसी डिपॉजिट रेशियो है, दिस करेंसी एंड डीडी का रेशियो। और ये है आरडीआर, ये है कैश रिजर्व रेशियो जो आरबीआई को देना है, एसएलआर है जो लिक्विड फॉर्म में रखना है, और ये है बैंक रेट जिससे वो आरबीआई से पैसा ले सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, बैंक रेट। बैलेंस शीट देखते हैं, कमर्शियल बैंक है ये आपका, ये इसके एसेट्स हैं, ये इसकी लाइबिलिटी है। एसेट्स होना अच्छी बात है, लाइबिलिटी होना मतलब दिस इज अ लाइबिलिटी। रिजर्व्स, एसेट्स में रिजर्व्स होते हैं, बैंक क्रेडिट होता है। रिजर्व्स में मतलब आरबीआई, जैसे आपका एसबीआई है, एसबीआई ने वॉल्ट में इतना पैसा रखा हुआ है, ये उसका एसेट है। इतना पैसा डिपॉजिट उसने आरबीआई को दे रखा है, पर वो है तो एसबीआई का या फिर आईसीआईसीआई बैंक का, तो वो उसका एसेट है। तो रिजर्व जो होते हैं ना वो एसेट में आते हैं। वॉल्ट कैश और डिपॉजिट विद आरबीआई, ये उसके वॉल्ट में तिजोरी में रखा हुआ है और ये आरबीआई को रखा हुआ है, तो ये क्या हुआ, एसेट हुआ। तो रिजर्व और बैंक क्रेडिट, क्रेडिट दिया है उसने किसी को, लोन उधार दिया है, इन्वेस्टमेंट किया है कहीं पे, तो ये भी उसको फायदा पहुंचाएगा। तो एसेट्स में आते हैं रिजर्व्स और बैंक क्रेडिट। रिजर्व्स में वॉल्ट कैश और डिपॉजिट विद आरबीआई। बैंक क्रेडिट हो सकता है लोन दिया है आरबीआई ने, एसबीआई ने सपोज कहीं पे, या फिर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ये सारी चीजें उसकी एसेट्स हुई। लाइबिलिटी क्या होती है, जो पैसा हमने एसबीआई में दिया है तो वो एसबीआई के लिए लाइबिलिटी हुआ, वो जवाब दे है हमें, हमें जब चाहिए वो पैसा देना पड़ेगा, तो दिस इज अ लाइबिलिटी ऑफ दिस बैंक, कमर्शियल बैंक। तो एसेट्स हुए और लाइबिलिटी हुए। एसेट्स में रिजर्व्स हैं, वॉल्ट कैश एंड डिपॉजिट विद आरबीआई। क्रेडिट में आता है लोन और इन्वेस्टमेंट, और लाइबिलिटी यहाँ पे डिपॉजिट्स है। तो दिस इज अ सैम्पल बैलेंस शीट ऑफ अ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट पब्लिक से और लैंड आउट करते हैं दिस मनी टू इंटरेस्ट अर्निंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, आपसे पैसे लेगा, उस पैसे को आगे आगे उधार दे देगा, लैंड कर देगा, लोन दे देगा आपसे। आपको अगर वो पैसे रख रहे हो आप बैंक में तो 5% देगा, आगे पास ऑन किया है तो 8% करेगा, 3% जो होगा वो उसका फायदा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय द बैंक टू डिपॉजिट होल्डर होता है बोरोविंग रेट, एंड द रेट एट विच बैंक लेंड्स आउट टू देयर रिजर्व टू इन्वेस्टर्स वो होता है लेंडिंग। बोरोविंग रेट एंड लेंडिंग रेट, द डिफरेंस बिटवीन द टू रेट इज कॉल्ड स्प्रेड। ये प्रॉफिट होता है दैट इज अप्रोप्रिएटेड बाय द बैंक। डिपॉजिट्स ब्रॉडली दो टाइप के हो सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट जो पेबल बाय द बैंक है, जब आप डिमांड करोगे बैंक को वो पैसा देना पड़ेगा, लाइबिलिटी है। डिमांड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर, इसमें करंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स हो सकते हैं। टाइम डिपॉजिट्स होते हैं जो एक टाइम पीरियड के लिए आपने जैसे फिक्स डिपॉजिट कर रखे हैं, एफडी, 5 साल की एफडी है, 10 साल की एफडी है, दिस इज एफडी। लैंडिंग बाय कमर्शियल बैंक कंसिस्ट मेनली ऑफ कैश क्रेडिट दे सकते हैं, डिमांड शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है, प्राइवेट इन्वेस्टर बिजनेस करने के लिए पैसा लेते हैं, बैंक्स इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होता है, तो ये बॉन्ड्स भी होता है। तो बैंक हमसे पैसा ले रहा है, उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है कहीं पे, और इस तरीके से बैंक काम करते हैं। प्रॉब्लम तब होता है जब इसने यहाँ इन्वेस्ट किया है और वो बन जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और फिर हमारा पैसा बैंक डुबो देता है। दिस इज द कॉज ऑफ बिग वरी। द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ पर्सन इज जज्ड बाय हर करंट एसेट्स और द कोलैटरल। कोलैटरल मतलब आपने सिक्योरिटी दे रखा है वहां पे, सिक्योरिटी प्लेज्ड फॉर द रीपेमेंट ऑफ अ लोन, काइंड ऑफ गिरवी, कोलैटरल। सिक्योरिटी प्लेज्ड फॉर द रीपेमेंट ऑफ अ लोन शी कैन ऑफर, तो वो आप कोलैटरल है। जैसे आप लोन लेने जाते हो, आपने बोला मुझे 10 लाख का लोन दो, किस गारंटी पे दो, तो आपको कुछ कोलैटरल रखना पड़ेगा वहां पे। कोलैटरल मतलब सिक्योरिटी देना पड़ेगा कि ये 10 लाख अगर मैंने नहीं दिया तो आप, ये आपके पास गिरवी है। सिक्योरिटी प्लेज्ड फॉर द रीपेमेंट ऑफ अ लोन। तो ये कमर्शियल बैंक हुआ। ये सैंपल बैलेंस शीट है आरबीआई का, ये इसके एसेट्स हैं। एसेट्स मतलब दिस एसेट्स प्लस गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, और आरबीआई ने जो लोन दे रखा है कमर्शियल बैंक को।
लाइबिलिटी क्या है? करेंसी, बिकॉज उसमें गवर्नर ने साइन किए हैं, ये लाइबिलिटी है। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, गवर्नर ने साइन किया है हर नोट पे। वॉल्ट कैश हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक है। डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई, बैंक्स जो आरबीआई को दिया, तो मतलब ये जिम्मेदारियां हैं। लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारियां है, और ये उसका प्रॉफिट सोर्सेज है, यूजेज है। तो ये सैंपल बैलेंस शीट हो गई। अब हम पढ़ते हैं हाई पॉवर्ड मनी क्या होता है। सी, टोटल लाइबिलिटी मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री में आरबीआई इज कॉल्ड मॉनेटरी बेस और हाई पावर्ड मनी। जो टोटल लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी थी, ये लाइबिलिटी थी, टोटल लाइबिलिटी, आरबीआई की टोटल लाइबिलिटी। तो ये क्या हुआ? मॉनेटरी बेस जो टोटल है, हाई पावर्ड मनी है। इसमें करेंसी नोट्स आते हैं, कॉइन्स इन सर्कुलेशन आते हैं, पब्लिक एंड वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक भी आता है, डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता है, और कमर्शियल बैंक विद आरबीआई आता है। If a member of the public produces a currency note to RBI, the latter must pay her value equal to the figure printed on the note. अगर कोई मेंबर करेंसी आरबीआई को देता है, तो जो उसमें लिखा हुआ है वो पे करना पड़ेगा। सिमिलरली द डिपॉजिट्स आर ऑल्सो रिफंडेबल आरबीआई एंड डिमांड फ्रॉम डिपॉजिट होल्डर्स भी। आपने पैसा जमा किया, जब आप मांगने जाओगे तो पैसा देना पड़ेगा। दीज आइटम्स आर क्लेम्स हैं, ये क्लेम्स हैं विच आर द जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट, बैंक, सब आरबीआई के पास जा सकते हैं। तो ये क्या हुए? आरबीआई की लाइबिलिटी हुई, जिम्मेदारियां हुई। आरबीआई एक्वायर एसेट्स अगेंस्ट दीज लाइबिलिटी। अब आरबीआई बोलता है सी इतना सारा है हमारे पास, इससे वो क्या करेगा? एसेट्स अक्वायर करेगा। द प्रोसेस कैन बी अंडरस्टूड इजिली इफ वी कंसिडर द सिंपल स्टाइलाइज्ड मैनर। सी, सपोज आरबीआई है, उसने परचेज किया गोल्ड या डॉलर परचेज किया 5 रुपए का। इट पेज फॉर द गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज बाय इशूइंग करेंसी टू द सेलर, और उसने उसको पे किया, इशू किया उसने करेंसी उस सेलर को। द करेंसी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी दस गोज अप बाय ₹5। तो इकोनॉमी में करेंसी इन सर्कुलेशन कितनी बढ़ गई? +5। सी, आरबीआई ने परचेज किया गोल्ड और डॉलर वर्थ 5 का, और उसको मार्केट में इन कर दिया, तो मार्केट में 5 रुपए का दिस प्लस हो गया। एन आइटम दैट शोज अप ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और बिकॉज करेंसी लाइबिलिटी होती है तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। द वैल्यू ऑफ द अक्वायर्ड एसेट ऑल्सो इक्वल टू ₹5। ये भी एंटर हुआ अप्रोप्रिएट हेड ऑन एसेट साइड में। 5 रुपए एसेट साइड में हुआ, तो 5 रुपए एसेट में आया, गोल्ड खरीदा, 5 रुपए उसने इधर सप्लाई कर दिया, ये हो गया लाइबिलिटी। सिमिलरली आरबीआई एक्वायर्ड डेट, बॉन्ड्स खरीदे, सिक्योरिटीज खरीदी, इशू किया गवर्नमेंट को, और पे किया गवर्नमेंट को बाय इशूइंग करेंसी इन रिटर्न। तो इट इशूज लोन्स टू कमर्शियल बैंक इन अ सिमिलर फैशन। एसेट्स, लाइबिलिटी। वी आर नाउ रेडी टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ मनी कैसे क्रिएट होता है। जैसे आजकल कोविड-19 है, तो हम अक्सर बोल रहे हैं डेफिसिट को फाइनेंस कर दें। ये होता कैसे है मनी क्रिएशन? हम एक्सप्लेन करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मनी क्रिएशन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी। आरबीआई है हमारे यहाँ जो कुछ भी है वो आरबीआई है। सपोज आरबीआई विशेस टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ाना है। इट विल देन इंजेक्ट एडिशनल हाई पावर्ड मनी इनटू द इकोनॉमी। तो आरबीआई अपनी लायबिलिटी बढ़ाएगा और मार्केट में पैसा ज्यादा फ्लोट करा देगा। लेट अस अज्यूम दैट आरबीआई परचेज सम एसेट। आरबीआई ने कुछ एसेट परचेज किए। एसेट क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, या फिर गोल्ड हो सकता है। ₹H का उसने आरबीआई ने एसेट परचेज किया। अब एसेट परचेज किया, फिर उसने इशू किया चेक ऑफ H ऑन इटसेल्फ टू द सेलर ऑफ द बॉन्ड। अब assume also that value of CDR and reserve for this economy are 1 and 0.2 है। तो जो सेलर है वो एनकैश कराएगा चेक एट हर अकाउंट इन अ बैंक ए, और H/2 उसने अपने अकाउंट पे रखा, और H/2 उसने कैश पे रख दिया। ये टोटल H का चेक इशू हुआ था उसे, तो आधा उसने अपने अकाउंट पे रखा और आधा उसने कैश पे रख लिया। दिस करेंसी इन यूज हो गया, और ये डिमांड डिपॉजिट हो गया। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक तो कितना हो गया? H/2, बिकॉज कैश में था, तो H/2 करेंसी बढ़ गई। बैंक A's liability goes up by rupees H/2 because of this increment in deposits, but its assets also go up by the same amount through the possession of the check. चेक उसको मिला तो उसका assets भी बढ़ गए, which is nothing but a claim of the same amount on RBI. अब H/2 चेक के थ्रू उसको यहाँ पे बढ़ा, और H/2 करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ गया। द लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई जो हुआ वो गोज बाय H हुआ, विच इज द सम ऑफ, ये दोनों का सम फिर से वापस H हो जाएगा। द पॉइंट इज सब घूम फिर के यहाँ पे आ जाएगा। टोटल ऑफ द क्लेम्स ऑफ बैंक ए एंड इट्स क्लाइंट, द सेलर, H/2 एंड H/2 रेस्पेक्टिवली। सो दस बाय डेफिनेशन हाई पावर्ड मनी इंक्रीज हुआ बाय ₹H।
अब ये प्रोसेस यहाँ खत्म नहीं होगी, ये अब आगे मूव होगी, प्रोसेस यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। अब जो बैंक था उसने 0.2 H/2 अपने पास रखा, एक्स्ट्रा डिपॉजिट एज रिजर्व, और उसको लोन आउट कर दिया बाकी इतना अमाउंट 0.8 H/2। सी H आया था, H/2 इस पर्सन को आया है ना, यहाँ पे इसको दिस बैंक के H/2 अकाउंट में रखा था और H/2 कैश में रखा था सेलर ने। तो जो बैंक के पास H/2 रखा था उस बैंक का भी उसने 0.2 रिजर्व में रखा और 0.8 लोन पास कर दिया। बोरोवर विल प्रिज्यूमेबली यूज दिस लोन ऑन सम इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, स्पेंड करेगा मनी, फैक्टर इनकम बढ़ेगा, पेमेंट करेगा। सपोज अ वर्कर ऑफ दैट प्रोजेक्ट गेट्स द पेमेंट, वर्कर फिर 0.8 H/2 अपने पास रखेगा, बाकी कैश फिर बैंक में ले आएगा। तो ये ट्रिकल हो रहा है, पहला जो आया वो ट्रिकल हो रहा है, इस तरीके से जो टोटल मनी है वो उतना ही रहेगा बट ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लैंड इतना किया 0.64/H, उसका फिर आधा आधा उसने आगे फिर डिसाइड किया। रिसीव द मनी कैश फिर इतना हुआ। तो ये क्या हुआ, एड इन्फिटम, इनफाइनाइट वे में इस तरीके से बढ़ रहा है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एड इन्फिनिटम, इन्फिनिटी ऐसे आगे बढ़ रहा है, दिस डिवीजन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। अब लेट अस लुक एट टेबल 3.3, आइडिया आ जाएगा। तो जैसे राउंड 1 में H/2 आया, मनी सप्लाई H था, राउंड 2 में इतना हुआ, फिर राउंड 2, तो इस तरीके से ये मल्टीप्लायर प्रोसेस आगे बढ़ रही है। सेकेंड कॉलम शोज द इंक्रीमेंट इन द वैल्यू करेंसी होल्डिंग अमंग द पब्लिक इन ईच राउंड। थर्ड कॉलम जो है वो मेजर कर रहा है वैल्यू ऑफ द इंक्रीमेंट इन बैंक डिपॉजिट्स इन द इकोनॉमी इन अ सिमिलर वे। लास्ट कॉलम है वो सम टोटल है दीज टू का, इन दोनों का सम टोटल इज दिस। अब इंक्रीज ऑन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इन ईच राउंड हो रहा है, प्रिज्यूमली द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट लिक्विड ऑफ मनी दैट इज M1। नोट दैट द अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट इन मनी सप्लाई सक्सेसिव राउंड्स जो होता है वो ग्रेजुअली डिमिनिश हो रहा है, हाफ होता जा रहा था, ग्रेजुअली डिमिनिश है। लार्ज नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएगा ना तो ये 10 to 0 हो जाएगा, द साइज ऑफ इंक्रीमेंट विल बी वर्चुअली इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम जीरो, और सब्सिक्वेंट राउंड इफेक्ट में कोई प्रैक्टिकली कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ऐसे करके ये जीरो हो जाएगा। तो वी से दैट राउंड इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई रिप्रेजेंट्स अ कन्वर्जेंट प्रोसेस। तो ये क्या हो रहा है, प्रोग्रेशन हो रहा है। हम मैथ्स में आगे पढ़ेंगे, एपी होता है, जीपी होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस भी होते हैं। In order to find out the total increase in money supply, we must add up infinite geometric series है, this upon this का ratio एक constant आ रहा है, infinite geometric series in the last column, H/2, फिर उसका 2, फिर उसका 2, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। जीपी का समेशन फॉर्मूला भी हमें पता है, तो ये आ जाएगा उससे H1 minus this 0.45 H/3। The increment in total money supply exceeds the amount of high-powered money initially injected by RBI into the economy। अब सी RBI ने शुरू में H सप्लाई किया था, बट इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर अपन टोटल कर रहे हैं तो वो आ रहा है 5H/3। 5H/3 मतलब 3 1 3, 2 3 1 पॉइंट दिस 6 समथिंग समथिंग। ओके, तो ये बढ़ कैसे गया, ये इसलिए बढ़ा बिकॉज मनी मल्टीप्लायर आया था, H सप्लाई हुआ और वो बन गया 5H/3, ratio of the stock of money to the stock of high powered money in an economy। Clearly its value is greater than 1, ये obviously greater than 1 है। So we need not always go through the round effects in order to compute the value of the money multiplier। We did it here just to demonstrate, समझने के लिए प्रोसेस कैसे होती है, मनी क्रिएशन कैसे होता है कमर्शियल बैंक के द्वारा, एक इंपॉर्टेंट रोल है। However there exists a simpler way of deriving the multiplier। अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो मनी मल्टीप्लायर जो है ये मनी मल्टीप्लायर है ना, डिराइविंग द मल्टीप्लायर बाय डेफिनेशन। मनी सप्लाई जो होती है ये इक्वल होती है करेंसी डिपॉजिट, करेंसी प्लस डिपॉजिट। जितना आपने मनी भेजा या तो वो करेंसी में होगा या डिपॉजिट में होगा। तो दिस कुड बी CU1 प्लस CDR DD। तो CDR कितना हुआ, CU अपॉन DD, दिस रेशियो currency upon demand deposit। Assume for simplicity that treasury deposit of the government with RBI 0L, hypothetically high powered money then consists of currency held by public and reserve of the commercial bank। तो इसमें वॉल्ट कैश और बैंक डिपॉजिट विद RBI आ जाएगा। तो हाई पावर्ड मनी कितना होगा, करेंसी प्लस रिजर्व। तो ये जो है करेंसी दैट इज दिस CDR.DD, RDR.DD, CDR प्लस RDR.DD। तो ये आ जाएगा रेशियो ऑफ मनी सप्लाई टू हाई पावर्ड मनी हो जाएगा M/H, दैट इज 1 प्लस CDR अपॉन CDR प्लस दिस रिजर्व DR, CDR एंड RDR ग्रेटर देन 1।
प्रिसाइजली द मेजर ऑफ मनी मल्टीप्लायर हो जाएगा M/H। ओके, यहाँ हमने कुछ नहीं किया है, हमने इसको डेफिनेशन से देखा कि जो टोटल मनी सप्लाई हुआ वो करेंसी और डिपॉजिट में होगा। CDR RDR के कॉन्सेप्ट्स लाए यहाँ पे। हाई पावर्ड जो मनी है दैट इज करेंसी प्लस रिजर्व हो जाएगा, और इधर से ये आ गया M/H इज दिस मनी मल्टीप्लायर। अब हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी सप्लाई एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंस्ट्रूमेंट्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के? आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी इशू करती है। कितने बार मॉनेटरी पॉलिसी आती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, कितने मेंबर्स होते हैं इसमें, क्या इनका वर्क होता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग रिलीज करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और फिस्कल पॉलिसी कौन रिलीज करता है ये भी आप बताओ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। It is clear from the above discussion that the total amount of money stock in the economy is much greater than the volume of high powered money because money multiplier आ गया। Commercial bank creates this extra amount of money by giving out a part of their deposit as loan or investment credit। ये टेबल 3.1 में है। टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट हेल्ड बाय ऑल कमर्शियल बैंक इन द कंट्री ज्यादा होता है देन द टोटल साइज ऑफ देयर रिजर्व। If all the account holders of all commercial bank in the country want their deposit back at the same time, now this is a problem। अभी जैसे बैंक फेल हो रहे हैं, मोरेटोरियम में रख रहे हैं, बैंक का हेल्थ पुअर होता है तो सब पैसा निकालने लग जाते हैं वहां से। कंट्री में अगर सारे डिपॉजिट जो होल्डर्स हैं वो सब पैसा निकालने लग जाए बैंक से, द बैंक विल नॉट हैव इनफ मीन्स टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ एवरी अकाउंट होल्डर, और बैंक फेल हो जाएगा। ये बैंक फेल ही क्यों होते हैं? जैसे अभी राइट नाउ लक्ष्मी विलास बैंक को मोरेटोरियम में रखा, यस बैंक को मोरेटोरियम में रखा, तो वहां पे मोरेटोरियम में 25,000 का विड्रॉवल लिमिट लगा दिया है, सब पैसा नहीं निकाल सकते, अदरवाइज बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं है, वो फेल हो जाएगा। तो हाई पावर्ड मनी करेंसी और रिजर्व्स हैं, करेंसी एंड डिपॉजिट्स हैं, टोटल मनी सप्लाई। हाई पावर्ड मनी इन रिलेशन टू टोटल मनी सप्लाई, हाई पावर्ड मनी एंड दिस इज टोटल मनी सप्लाई। All this is common knowledge to every informed individual in the economy. Why do they still keep their money in bank deposits when they are aware of the possibility of default by their banks in case of a bank run? इसको बैंक रन बोलते हैं। बैंक रन मतलब सिचुएशन आया है जहां पे everybody wants to take money out of one's bank account before the bank runs out reserves। आपको लग रहा है बैंक फेल होने वाला है तो पैसा पूरा निकाल लो यहाँ से, दैट इज सब बैंक की तरफ दौड़ने लग गए, बैंक रन। तो बैंक रन पॉसिबल है। रेसेशन आया था, इससे पहले लेमन ब्रदर्स बैंक्स फेल हुए थे। तो जब पता है बैंक फेल होते हैं तो हम पैसा क्यों रखते हैं? पहले तो केवल 1 लाख का दिस सिक्योरिटी होता था, इंश्योरेंस मिलता था, अभी इसको बढ़ा के कर दिया है 5 लाख रुपी, बट स्टिल इट इज लेस। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल हियर। इन केस ऑफ क्राइसिस लाइक द अबव इट स्टैंड्स बाय द कमर्शियल बैंक, जैसा अभी उसने किया, आरबीआई बेल आउट करती है उन्हें, गारंटर होता है, लोन एक्सटेंड होता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है ताकि वो सॉल्वेंट बने रहें। The system of guarantee assures individual account holders that their bank will be able to pay their money back in case of crisis and there is no need to panic, thus avoiding bank run। तो इसीलिए आरबीआई को बोलते हैं मॉनेटरी अथॉरिटी है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। जब कुछ नहीं बचा तो आरबीआई बचा, आरबीआई फेल हो गया मतलब कंट्री इज गॉन, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है ये। Apart from acting as a banker to the commercial bank, RBI also acts as a banker to the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पैसे देती है और कमर्शियल बैंक्स को भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी देती है। तो इट इज कॉमनली हेल्ड दैट गवर्नमेंट समटाइम्स प्रिंट्स मनी इन केस ऑफ अ बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या हुआ? खर्चे ज्यादा हो गए और आमदनी हुई नहीं, अब जो गैप है इसको कैसे फिल करें? तो इट इज कॉमनली हेल्ड दैट गवर्नमेंट समटाइम्स प्रिंट कर देती है नया मनी और उसको बजट डेफिसिट बोलते हैं। When it cannot meet its expenses, जैसे कि सैलरी देना है या फिर डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना है, गुड्स खरीदना है, सरकार के पास पैसे नहीं है, तो वो बजट जो डेफिसिट आ रहा है उसको प्रिंट कर देगी मनी। ये अच्छी इकोनॉमिक्स नहीं होती है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स में इसको किया जाना चाहिए। जैसे कोविड-19 में सम इकोनॉमिस्ट आर सजेस्टिंग कि हम अगर डेफिसिट को फाइनेंस कर देंगे देन ऑल्सो इट वुड बी गुड, बिकॉज राइट टाइम हमारा प्रायोरिटी है इकोनॉमी को सेव करना। तो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स रेवेन्यू इट हैज अर्न, पैसे आए नहीं, खर्चे ज्यादा हो गए, तो जो शॉर्टफॉल हो रहा है उसके लिए प्रिंट मनी। गवर्नमेंट हाउएवर हैज नो लीगल अथॉरिटी, बट पैसे तो लगा दोगे बट उसका बैकिंग कौन देगा? लीगल अथॉरिटी तो आरबीआई के पास है। तो इट बोरोज मनी बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू आरबीआई विच इशूज करेंसीज टू द गवर्नमेंट इन रिटर्न।
तो क्या करेगा, गवर्नमेंट अपना बोरो करेगा मनी, ट्रेजरी बिल जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज के हैं उसको बेचेगा आरबीआई और आरबीआई से फिर पैसे ले लेगा। द गवर्नमेंट देन पेज फॉर इट्स एक्सपेंसेस विद इट्स मनी, और फिर जो पैसे आएंगे उससे खर्चा पूरा पेमेंट हो जाएगा। द मनी दस अल्टीमेटली कम्स इनटू द हैंड ऑफ जनरल पब्लिक, सैलरी, डिफेंस आइटम्स खर्चे होंगे एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। फाइनेंसिंग ऑफ बजट डेफिसिट बाय द गवर्नमेंट इन दिस फैशन, जो भी सरकार ने किया, आरबीआई को बिल सेल करके आरबीआई से पैसे लिए ताकि जो डेफिसिट आया था उसका फाइनेंस कर लिया, इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू सेंट्रल बैंक बोरो। सरकार मतलब गवर्नमेंट ने आरबीआई से बोरो किया है, जो उसके पास पैसे का शॉर्टकमिंग हुआ। सरकार की आमदनी थी 1,000 रुपए, खर्चे हो गए 1,500 रुपए, तो 500 रुपए उसने आरबीआई से बोरो कर लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसको बेच के। तो ये हुआ डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू सेंट्रल बैंक बोरोविंग। However, the most important role of RBI is the controller of money supply and credit creation in the economy. RBI सुप्रीम है, वो कंट्रोल भी करता है मनी सप्लाई को और क्रेडिट क्रिएशन भी। RBI इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, कंडक्ट करती है मॉनेटरी पॉलिसी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी के लिए। ये इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी इकोनॉमी में, क्रिएट कर सकती है इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स कमर्शियल बैंक के लिए टू गिव लोन और क्रेडिट टू इन्वेस्टर्स। आरबीआई इनको एनकरेज कर सकती है, डिस्करेज कर सकती है कमर्शियल बैंकों की लोन आप कितना आगे प्रोवाइड करो। दस इंस्ट्रूमेंट्स विच आरबीआई यूजेस फॉर कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी क्या होते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। एक होते हैं ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब ओपनली मार्केट में आरबीआई ऐसे एक्टिवली रोल प्ले करेगा। आरबीआई परचेज करेगा या सेल करेगा, खरीदेगा या बेचेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी जनरल पब्लिक को इन अ बिड टू इंक्रीज डिक्रीज द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी इन द इकोनॉमी, मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए। जैसे आरबीआई ने क्या किया, 100 रुपए वर्थ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट से परचेज किया। अब आरबीआई ने परचेज किया, ये बॉन्ड परचेज किया, तो कुछ पैसा यहाँ पे जाएगा। पैसा कितना गया? 100 रुपए, तो यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ गई ना। तो जब परचेज हो रहा है मतलब मनी सप्लाई बढ़ रही है। इट विल इशू अ चेक ऑफ ₹100 ऑन इटसेल्फ ऑन द सेलर ऑफ द बॉन्ड. The seller will deposit the check in her bank, which in turn will credit the seller's account with the balance of ₹100. ये जो बैंक का डिपॉजिट go up by 100, which is the liability of the bank. However, its assets also go up by ₹100 because उसके पास चेक आया जो RBI से ले सकता है, which is a claim on RBI. So the bank will deposit the check to RBI, which in turn will credit the bank's account with ₹100. तो this changes in RBI's balance sheet are shown in this 3.4 यहाँ पे। अब टोटल लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई बाय डेफिनेशन कितना हुआ? आरबीआई ने पैसा बढ़ा दिया मार्केट में तो लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। द सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी इन द इकोनॉमी भी ₹100 बढ़ जाएगा। आरबीआई विशेस टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी, तो फिर से वो ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगा सिक्योरिटी का, और अब की बार वो रिवर्स करेगा, होल्डिंग इन जस्ट द रिवर्स फैशन, देयर बाय रिड्यूसिंग द मॉनेटरी बेस। तो आरबीआई क्या करता है, इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन से जो सप्लाई ऑफ मनी है, लिक्विडिटी है, इसको अप डाउन करता रहता है। इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। सेलिंग, परचेजिंग ऑफ बॉन्ड, परचेज कर रहा है, लिक्विडिटी बढ़ रही है, सेल कर रहा है, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ड्राई कर रहा है। ये एसेट्स और लाइबिलिटी का केस हो जाएगा यहाँ पे। दिस एसेट्स का जब बैलेंस शीट ऑफ आरबीआई कैसे दिखेगी। अब तो ये तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हुए। फिर बैंक रेट पॉलिसी होती है। आरबीआई क्या करता है, अफेक्ट करता है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो ऑफ कमर्शियल बैंक, एडजस्ट करता है वैल्यू ऑफ द बैंक रेट, विच इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक हैव टू पे आरबीआई। अभी हमने बैंक रेट देखा था, बैंक को पैसे लेने आरबीआई से तो बैंक रेट है, उसका रेट अप डाउन करेगा तो बैंक का इम्पैक्ट आएगा, बैंक को इम्पैक्ट आएगा तो हम पे इम्पैक्ट आएगा। इफ दे बोरो मनी फ्रॉम इन इट केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ रिजर्व, तो वो बैंक रेट है। अगर लो है बैंक रेट तो वो एनकरेज कर रहा है बैंक को कीप स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज रिजर्व, सिंस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई इज नाउ लेस कॉस्टली देन बिफोर। अगर बैंक रेट कम हो गया तो जो आपका आईसीआईसीआई बैंक है वो आसानी से आरबीआई से पैसे ले सकता है, तो आईसीआईसीआई को अपने रिजर्व ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने नहीं पड़ेंगे, तो वो ज़्यादा पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर बैंक रेट अप हो गया मतलब आईसीआईसीआई को आरबीआई से पैसे लेने में ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, तो क्या करेगा, वो अपना रिजर्व स्ट्रॉन्ग रखेगा और ज़्यादा पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो बैंक रेट ऊपर नीचे करने से वो कमर्शियल बैंक का आगे के पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीज़ों को गवर्न कर लेता है। दैट इज बैंक रेट पॉलिसी। बैंक्स यूज अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ देयर रिसोर्सेज फॉर गिविंग आउट लोन्स टू बोरोवर
और इससे क्या होगा, मल्टीप्लायर प्रोसेस होगा, सेकेंडरी मनी क्रिएशन होगा। अगर बैंक रेट लो है, अ लो बैंक रेट रिड्यूसेस और इंक्रीजेस आरडीआर एंड इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द मनी मल्टीप्लायर। Thus, for any given amount of high powered money, H total money supplies goes up. बैंक रेट कम है, बैंक रेट कम है मतलब कमर्शियल बैंक को इजीली मनी मिल रहा है आरबीआई से, वो उसको आगे पास ऑन कर देंगे। तो दिस इज द वे कि बैंक रेट अप डाउन करना। ये है वेरिंग कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट भी होता है, जैसे सीआरआर और एसएलआर है, कैश रिजर्व है, और ये स्टैशरी लिक्विडिटी में रखना है। ऑल्सो वर्क थ्रू आरडीआर रूट। हाई वैल्यू ऑफ सीआरआर एसएलआर से क्या होता है, इंक्रीज होता है वैल्यू ऑफ रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, diminish the value of money multiplier and money supply in the economy in a similar fashion। आरबीआई भी अगर सीआरआर ज्यादा रखा है, एसएलआर ज्यादा रखा है, तो इनके पास जो पैसा आगे पास ऑन करने के लिए वो कम हो जाएगा। तो ये भी एक आरबीआई करता है कई बार। अब ये आता है स्टेरिलाइजेशन बाय आरबीआई। आरबीआई ऑफन यूज करता है इस इंस्ट्रूमेंट को ऑफ मनी क्रिएशन फॉर स्टेबलाइजिंग द स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक। जैसे इकोनॉमीज इंटरलिंक्ड है, यूएस में कोई प्रॉब्लम हुआ, टैपरिंग हो रहा है, या फिर वहां का बैंक कुछ चेंजेस ला रहा है, एक्सटर्नल शॉक से कैसे सेफगार्ड करें। सपोज ड्यू टू फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इन इंडिया, इन्वेस्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्रीजेस देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडियन बॉन्ड्स विच अंडर सच सर्कमस्टेंसेज आर लाइकली टू यील्ड अ हाई रेट ऑफ रिटर्न। इंडियन बॉन्ड्स में बहुत पैसा आने लग गया, दे विल बाय दीज बॉन्ड्स विद फॉरेन करेंसी। अब वन कैन नॉट परचेज गुड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट विद फॉरेन करेंसी, तो person who sells this bond to foreign investor will exchange her foreign currency holding into rupee at a commercial bank। उनसे डॉलर लेगा और उसको रुपी में कमर्शियल बैंक से चेंज कराएगा। द बैंक इन टर्न विल सबमिट दिस फॉरेन करेंसी टू आरबीआई। बैंक अपने पास तो रखेगा नहीं, उस करेंसी को आरबीआई को दे देगा, एंड इट्स डिपॉजिट विद आरबीआई विल बी क्रेडिटेड विद इक्विवेलेंट सम ऑफ मनी। इस तरीके से फॉरेन डॉलर को हमने ले लिया। वॉट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट टेक प्लेस फ्रॉम दिस एंटायर ट्रांजेक्शन। कमर्शियल बैंक का जो टोटल रिजर्व है, डिपॉजिट्स है, वो अनचेंज है। इट इज परचेज द फॉरेन करेंसी फ्रॉम द सेलर अपनी वॉल्ट से, कैश से, और गोज डाउन, ये कम होगा, बट द बैंक डिपॉजिट विद आरबीआई गोज अप बाय इक्विवेलेंट अमाउंट। तो ओवरऑल कोई चेंज नहीं होगा, टोटल रिजर्व कमर्शियल बैंक का उतना ही रहेगा। देयर विल हाउएवर बी एन इंक्रीमेंट इन द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन आरबीआई बैलेंस शीट। आरबीआई का जो फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग है वो अप हो जाएगा बिकॉज ज्यादा डॉलर आ गए। On the other hand, the deposit of commercial bank with RBI also increase by an equal amount. But that means an increase in the stock of high powered money, which by definition is equal to the total liability of RBI. High powered money बढ़ेगा, total liability RBI का बढ़ेगा, और जो फॉरेन का है, दिस डॉलर है, तो वो भी इंक्रीज होगा। Money multiplier in operation, this in turn will result in increased money supply in the economy. मनी सप्लाई इकोनॉमी में अब बढ़ गया है। दिस इंक्रीज मनी सप्लाई में नॉट ऑल टुगेदर बी गुड फॉर द इकोनॉमी। ज्यादा पैसा आना भी अच्छा नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी रिमेन्स अनचेंज्ड, द एक्स्ट्रा मनी विल लीड टू इंक्रीज इन प्राइसेज ऑफ ऑल कमोडिटी। कीमतों में बढ़ोतरी होगी। पीपल विल हैव मोर मनी इन देयर हैंड, वो कॉम्पीट करेंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगा। कमोडिटी मार्केट फॉर बाइंग द सेम ओल्ड स्टॉक्स ऑफ गुड। टू मच ऑफ मनी नाउ चेजिंग द सेम ओल्ड क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट। तो प्रोसेस एंड अप बिडिंग द प्राइस ऑफ एवरी कमोडिटी। प्राइस बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा, एंड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो टू मच ऑफ दिस लिक्विडिटी इज नॉट गुड। आरबीआई ऑफन इंटरवीन करता है विद इट्स इंस्ट्रूमेंट्स टू प्रिवेंट सच एन आउटकम। इसको बोला जाता है स्टेरिलाइजेशन। आरबीआई अंडरटेक करेगा ओपन मार्केट, और अब क्या करना है, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करना है। तो अब परचेज नहीं करेगा, अब सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो इन द इकोनॉमी। सेल करेगा, लोगों को बॉन्ड देगा, और उनसे पैसे आरबीआई अपने पास तक कर लेगा। तो इससे क्या हुआ, ड्राई अप हो गई। इक्वल टू अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो इन द इकोनॉमी, कीपिंग द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी एंड टोटल मनी सप्लाई अनचेंज्ड। दिस स्टेरिलाइजेस द इकोनॉमी अगेंस्ट एडवर्स एक्सटर्नल शॉक। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आरबीआई ने स्टेरिलाइजेशन किया है। मनी सप्लाई इज देयरफॉर एन इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। Overall influence on the value of the equilibrium rate of interest, price level and output of an economy is of great significance. अब ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी विदाउट द मीडिएशन ऑफ मनी होता है बार्टर। बार्टर के लिमिटेशंस हैं, इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना चाहिए, जो हो नहीं पाता है। मनी फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज बाय एक्टिंग एज अ कॉमनली एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो गया।
मॉडर्न इकोनॉमी में पीपल हेल्ड मनी ब्रॉडली इन टू मोटिव्स, दो मोटिव होते हैं, ट्रांजैक्शन और स्पेक्युलेटिव, और इससे एग्रीगेट डिमांड आएगा। सप्लाई ऑफ मनी ऑन द अदर हैंड कंसिस्ट होता है करेंसी नोट्स, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक के द्वारा। क्लासीफाई होता है नैरो, ब्रॉड और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में M1 टू M4। इंडिया में सप्लाई ऑफ मनी रेगुलेट होता है RBI से, मॉनेटरी अथॉरिटी है। वेरियस सेक्शंस होते हैं, पब्लिक, कमर्शियल बैंक, RBI रेस्पॉन्सिबल है। चेंजेस इन द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी में RBI रेगुलेट करता है मनी सप्लाई बाय कंट्रोलिंग द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, बैंक रेट, रिजर्व रिक्वायरमेंट कमर्शियल बैंक्स के। ये स्टेरलाइज भी करता है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक्स। तो ये है हमारा समरी। कॉन्सेप्ट्स क्या देखे हमने? बार्टर एक्सचेंज, मनी, यूनिट ऑफ अकाउंट, ट्रांजैक्शन डिमांड, बॉन्ड्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लिक्विडिटी ट्रैप हमने देखा था, मिनिमम, लीगल टेंडर, ब्रॉड मनी, करेंसी डिपॉजिट रेट, हाई पावर्ड मनी, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट RBI है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टरिलाइजेशन। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स बार्टर में आया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी है, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्पेक्युलेटिव डिमांड, प्रेजेंट एंड कैपिटल गेन और लॉस। फिएट मनी नोट्स, नैरो मनी, एग्रीगेट मनी, रिजर्व डिपॉजिट, मनी मल्टीप्लायर, डेफिसिट फाइनेंसिंग, बैंक रेट एंड statutory liquidity ratio. Very good chapter. Get this PDF from NCERT and read it once again. ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, ड्रॉबैक्स बताइए, मेन फंक्शंस ऑफ मनी क्या है, ओवरकम कैसे किया बार्टर सिस्टम के जो चैलेंजेस हैं उसको। ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी क्या है, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे होता है, वॉल्यूम, दिस इज देन प्रॉमिस, अगर इतना किया है तो इंटरेस्ट अर्नम कैसे होगा। इन्वर्सली रिलेटेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है स्पेक्युलेटिव डिमांड। लिक्विडिटी ट्रैप क्या है, लोअर लिस्ट रेट। ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई, लीगल टेंडर ऑफ फिएट मनी क्या है, हाई पावर्ड मनी, कमर्शियल बैंक, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, इसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं RBI के पास, OMO है, स्टेबलाइज कैसे करेगा, स्टरिलाइजेशन क्या है, क्रिएटर ऑफ मनी, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। सो दीज आर द कंटेंट, दिस इज द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। अब इस अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी safe.